बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही खुशबाश और ज़बरदस्ती ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और आपके दिन का आगाज़ जो है बहुत ही एनर्जेटिक अंदाज में हो चुका होगा। मैं हूँ माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। नाज़रीन गुड मॉर्निंग, जहाँ पर भी आप हों दुआ करते हैं कि जनाब आप सेहतमंद रहें, खुश रहें और आपकी सुबह को बेहतरीन बनाने की जिम्मेदारी तो हमारे पास है ही, जिसे हम बाखूबी अदा कर रहे हैं आपकी मदद के साथ। तो आज का प्रोग्राम भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन से भरपूर है। सियासत की ताज़ा तरीन खबरें हैं, खेल के दिलचस्प लम्हे हैं, सेहत की टिप्स हैं और सोशल इशूज़ हैं। सब कुछ आपके लिए हाजिर है। बस 2 घंटे आपने हमारा साथ देना है, प्रोग्राम को एंजॉय कर। जी बिल्कुल, और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और मुल्की सूरत हाल के हवाले से आगाज़ में बात कर लेते हैं। दहशत गर्दी की लहर जो है अभी भी बरकरार है। अफ़गानिस्तान जी दहशत गर्दों का गढ़ बना हुआ है और इसकी जो सरजमीन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने लगी है। पिछले चंद दिनों में इस्लामाबाद में हमने देखा कचहरी और FC हेडक्वार्टर्स पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में दहशत गर्दों की जानिब से हमले किए गए। इस हवाले से तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। तफ्तीश में ये बात साबित हो गई है कि हमलावर अफगानी थे जो सरहद पार करके हमला करने आए थे और अफगानिस्तान की कमीन गाहों में पनाह और तरबियत लेते हैं। और इस महीने के शुरू में इस्लामाबाद कचहरी में होने वाले हमले में कलदम TTB भी मुलव्वस पाई गई है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने गिरफ्तार दहशतगर्द साजिदुल्लाह शीना का एतराफ़ी वीडियो बयान मीडिया के सामने पेश किया और 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हमलों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। गुज़श्ता रोज़ DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उन्होंने अफगान रजीम के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि हम जब हमला करते हैं खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हैं। और DG ISPR ने 2 टोक अल्फाज में एक बार फिर से वाज़ेह किया है कि अक्टूबर में हमने जी अफगानिस्तान पर हमला किया और सबको बताया पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो एलानिया करता है और कभी सिविलियंस पर हमला नहीं करता है। हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द-ए-अमल देते हैं। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और फिर हम तिजारत भी करें। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ हैं, ये वाज़े तौर पर उन्होंने एक बार फिर से कह दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अफगान रजीम से मुतालबा किया कि दहशत गर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई की जाए। जब तक काबिल तस्दीक कार्रवाई नहीं होगी उस वक्त तक तो मुज़ाकरात को आप भूल ही जाएं। दूसरी तरफ अफगान तालिबान रजीम भी भारत के नक्शे कदम पर है। अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए दीगर मुल्कों पर बेबुनियाद और बेतुके इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती है। तालिबान रजीम के तर्जुमान शवाहिद के बगैर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान के सूबों खोस्त, कुनर और पक्तिका में फ़ज़ाई हमले किए गए हैं। इस तरह के जो बेबुनियाद इल्ज़ामात है भारत भी आयद करता है और अब अफगानिस्तान भी उसी डगर पर है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन तहरीक जवानास्तान और दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले तो कहें कि अफगानिस्तान की जानिब से हम देख रहे हैं बेजा दहशत गर्दी हो रही है और हमले किए जा रहे हैं, इजाफा भी हो गया है इसमें दहशत गर्दी की लहर में। तो ये जो तालिबान रजीम है ये दहशत गर्द तंजीमों की हिमायत कर क्यों रही है, इनका मकसद क्या है, ये चाहती क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। आप दोनों माशाल्लाह बिल्कुल पाकिस्तान की तरह चमक रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है दहशतगर्दी क्यों हो रही है और अफगानिस्तान की तालिबान रजीम क्या चाहती है, देखिए पहली बात यह है कि अफगानिस्तान की तालिबान रजीम एक मुआहदा करके जो है वो आई थी 2021 के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कुछ अरसे के बाद जो है वो एक लेजिटिमेट हुकूमत, एक मुंतखब अवामी हुकूमत जो है वो कायम करेंगे। एक तरफ कुरान और सुन्नत की बात करने वाले जो है अपने ही वादे से 4.25 साल से मुनकिर हैं। दूसरी जानिब जो है वो उन्होंने जो अपने मुल्क के अंदर एक तनासुब रखा हुआ है पावर शेयरिंग का, वो बिल्कुल गलत है। उसके अंदर ताजिक जो बरादरी है उसको ना होने के बराबर शेयर है। इसी तरीके से जो दीगर वहाँ कौमें बस्ती हैं जिसमें अहमक हैं, कजलबाश हैं, दीगर लोग हैं, उनको जो है बिल्कुल आप समझें कि अक़लियत से भी जो है वो कमतर रखा गया है। और ज़्यादातर जो पाकिस्तान से मुंसलिक प्रोविंसेस हैं, जो कि तकरीबन 10 प्रोविंसेस हैं, उनके ऊपर जो जिसके अंदर अभी
अभी आपने पक्तिका की बात की, पक्तिया की बात की, कुन्नड़ की बात की, ये तमाम वो जगह हैं जहाँ के ज़्यादातर लोग हैं। फिर इसी तरीके से हम ये भी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान को हमेशा से पैसे की एक बहुत लालच रही है और उस लालच की वजह से जो है वो हमेशा ये चाहते हैं कि किसी सूरत जो है मज़ीद से मज़ीद पैसा वो आता रहे। अभी पहले उन्होंने सोवियत यूनियन के हवाले से पैसा कमाया, फिर उसके बाद जो है वो अमेरिका के हवाले से, आपको पता है कि अमेरिका ने खुद बोला कि 2.43 ट्रिलियन डॉलर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर खर्च हुआ और उसके अंदर जो है एक खतीर रकम, आधी रकम जो थी वो दहशतगर्दी के जो नेटवर्क थे उनके पास चली गई और वो लोग जो थे वो पैसा उनमें खुर्द-बुर्द हो गया। वहाँ की अफगान रजीम, आपको याद होगा कि अशरफ गनी जब हेलीकॉप्टर में उड़ा, वहां से भागा, तो उसका हेलीकॉप्टर जो था वो नोटों से फुल था, डॉलरों से फुल था। अब उस जमाने में भी जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ एक कैंपेन चल रही थी जो कि उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस अर्ग जिसको कहा जाता है वहां से चल रही थी और उसमें 184 लोग बैठे हुए थे जो पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा सेल चलाते थे। अब ये सिलसिला जो जहर था ये आहिस्ता आहिस्ता उंडलता रहा। अफगानिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दरमियान में, जब उनको पाकिस्तान से उम्मीदें थी, वो सोच रहे थे कि पाकिस्तान उनको अरब रुपया दे देगा, पाकिस्तान टीटीपी के लोगों को जो है वो माफ कर देगा, जमातुल अहरार को माफ कर देगा, जो इसी तरीके से जैश मोहम्मद और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको जो है वो गले लगा लेगा। ये तो मुमकिन नहीं था, ये लोग हमारे खून के जो है वो उन्होंने हिसाब बिल्कुल सर, ये मुमकिन नहीं है और DGISPR ने भी वाजे कर दिया कि खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। तो सर ये जो अफगानिस्तान अब तिजारत तो हमसे करना चाहता है लेकिन उसके लिए उसे ये सिलसिला बंद करना होगा जो दहशतगर्दी उसकी सरजमीन से हो रही है। भारत से तो उसे जो पैसे मिल ही रहे हैं वो तो एक जगह पर, लेकिन ये पैसा तो जाएगा जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर है अफगान तालिबान, लेकिन जो ताजिर हैं, अफगानी ताजिर हैं, जो अवाम है, उनका नुकसान जो है उसके बारे में ये हुकूमत क्यों नहीं सोच रही तालिबान की कि अगर तिजारत रुकेगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आम शहरी जो हैं वो मुतासर होंगे, अपनी अवाम का नहीं सोच रहे। ये भी वो गनी साहब की तरह बस अपनी जेबें भर रहे हैं डॉलरों से। जी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, ये बिल्कुल ये उनसे भी ज्यादा, गनी से भी ज्यादा पैसे जो है वो ले रहे हैं और ये ले किससे रहे हैं? काफिरों से। ला इलाहा इल्लल्लाह के पाकिस्तान से मुनकिर होके कुफर के लोगों के साथ, बुत परस्तों के साथ जो है वो खड़े हैं। इनको कोई शर्म हया नहीं है। मैं आज सवाल जो है पूछना चाहता हूँ सुनो के जरिए अफगान कौम से कि आप तो बुत शिकनों की औलाद हैं, आपके तो मोहम्मद बिन जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए और ये महमूद गजनवी हो गए, इसी तरीके से अहमद शाह अब्दाली हो गए और फिर खुद आपके जो तालिबान के खालिक हैं मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद, वो जो है हो गए। ये तो बुत शिकन थे, इन्होंने तो बामियान के अंदर मुजस्मे तोड़े थे। उनको तो भारत जो है वो डाकू कहता है, उनको भारत जो है वो उनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाता है। जो उन्होंने 2 फिल्में बनाई हैं जिसके अंदर काबुल एक्सप्रेस और पानीपत जो है इंतहाई जो है वो, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा किरदार कुशी किसी कौम की नहीं की जा सकती। आज आप जाके उनके साथ बैठ गए हैं, आप काफिरों के साथ बैठे हुए हैं और अल्लाह रसूल के मानने वाले ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह की फौज के साथ जो है आप जो है वो दहशतगर्दों के जरिए जंग भेज रहे हैं, जबकि आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि आप मर्दाना वार मुकाबला करें। देखिए अभी एक बड़ी बात अहम जो DGISPR के हवाले से, पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने अगर इन जगहों के ऊपर हमला करना होता तो अलग ऐलान करता। ईरान के साथ हमारी नाचाकी हुई, 2 भाइयों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पाकिस्तान ने अलल ऐलान खुलेआम जवाब दिया। उसके बाद भारत की चटनी बनाई हमने और वो पूरी दुनिया ने देखी और आज तक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 8-0 का इशारा कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान के साथ मामला हुआ, हमने जो है खुलेआम काम किया और पूरी दुनिया ने देखा। ये जो हमला हुआ जिसको सोशल मीडिया पे देखा गया, लेकिन ना इसकी कोई इंटरनेशनल जो तंजीम है, कोई इसकी ना कोई इंडिपेंडेंट जराए इसकी तस्दीक नहीं करते और ये 78% जो ये यहाँ से सोशल मीडिया का जो बहरान उठा, जो परसों रात से शुरू था, उसका मकसद ये था कि ये चाय की प्याली में, सोशल मीडिया की प्याली में ये तूफान था जिसको सिर्फ भारत ने देखा और 78% अकाउंट जो थे। अब्दुल्ला साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, और ये जो तालिबान रजीम है भारतीय माँ पर ही काम कर रही है और आप बॉलीवुड का जिक्र करें, मूवीज का जिक्र करें, तो अगर हम भारतीय फिल्में देखें तो विलन भी इन्हीं की सूरत में दिखाए जाते हैं, इन्हीं को विलन भी वो कहते हैं और फिर यही
सारी सूरत हाल होती है। अब तालिबान रजीम भी भारतीय रविश पर बरकरार है, अपने अंदरूनी मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाई जा रही है, खिफत मिटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। भारत की जानिब से भी इसी तरह हम देखते हैं कि दहशतगर्दी की जा रही है और स्पॉन्सर दहशतगर्दी की जा रही है। तो क्या ये जो अफगान रजीम है अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब होगी? क्योंकि पाकिस्तान तो बारहा ये चीज़ वाज़ेह कर चुका है कि जो भी मैली आंख से देखेगा उसकी तो आंख हम फोड़ के रखेंगे। नहीं, इंशाल्लाह ताला इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है, ये ताकत की ज़बान मानते हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आप देखें कि जब अंग्रेज़ों के साथ इनकी जंग हुई तो फिर उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश वॉर के बाद उनके साथ बैठे, जब उनको मार पड़ी, सोवियत यूनियन ने मारा, उसके बाद ये उनके साथ बैठे। अफगानिस्तान में फिर अमेरिका के साथ जो है वो इनको बैठना पड़ा वहाँ कतर के अंदर, और पाकिस्तान ने जब इनको बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया, दंदान शिकन जवाब दिया, तो ये फौरन भागे और दोहा का रास्ता अपनाया और फिर जो है वो ये इस्तांबुल चले गए। गो के वहां मुज़ाकरात ये कामयाब कभी करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ये तो भारत के इशारों के ऊपर जो है वो इस टाइम पे कठपुतली बने हुए हैं। मैं तो इनको प्रॉक्सी कहूंगा भारत की। लेकिन इस सब के बावजूद देखें, अवाम जो है वो पाकिस्तान से जो है अभी भी उसके अंदर इखलास मौजूद है, वो पाकिस्तान का एहसान मानती है। आपने बड़ी अच्छी तिजारत की बात की। इस टाइम पे अंगूर की पेटी जो है अफगानिस्तान में 200 रुपए जो है वो बिक रही है। जो 3 किलो अनार कंधारी हैं वो इस टाइम पे 50 रुपए बिक रहे हैं, और वो इस टाइम पे उनका आलम यह है कि कोई खरीदार नहीं है, वो गल सड़ रही हैं सब्जियां, वो फ्रूट। तकरीबन अनऑफिशियल ट्रेड जो था वो 6.5 बिलियन डॉलर का था, और जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की मद के अंदर 10 बिलियन का जो है वो ये ट्रेड कर रहे थे। ये नुकसान जो है ये कौन पूरा करेगा? भारत जो है ये वही भारत है जो कल तक तुम्हारे आबाओ अजदाद को गालियां देता था, जिसने आज तक तुम्हें तस्लीम नहीं किया। सुनो के जरिए भारत को मैं सुनाना चाहता हूं कि कर लो ना जनाब तस्लीम, क्यों नहीं अफगानिस्तान को तस्लीम कर लेते? दहशतगर्दों को खुल के जो तुम सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म में कोई अब गुंजाइश नहीं रह गई। लेकिन दूसरी जानिब अक़वाम आलम के ऊपर भी अफसोस है कि वो उसी भारत के साथ दिफाई मुआहदात भी करते हैं, उसके साथ तिजारत भी करते हैं, सिफारत भी करते हैं, जो दुनिया के अंदर जो है वो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। एक ऐसे मुल्क की पुष्टपनाही जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि 24 दहशतगर्द तंजीमें जो है वो वहां पल रही हैं। जैसे अदल मौजूद है, उसके अंदर जो है ISIS मौजूद है, ISL मौजूद है, ISKP मौजूद है, उसके अंदर दाइश मौजूद है, उसके अंदर TTP है, जमातुल अहरार है। ये तमाम की तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इंटरनेशनल बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अंदर मजीद ब्रिगेड और BLA भी मौजूद है। ये तमाम आखिर अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान को चाहिए कि अब ये जो उनके अवाम है वो खड़े हो जाएं और इस नाजायज हुकूमत को उठा बाहर फेंकें, जो ना सिर्फ काफिरों के साथ खड़ी है बल्कि उन काफिरों के साथ खड़ी है जो आज गजा के अंदर जो जुल्म ढा रहे हैं, उनके साथ वो भाईबंदी का किरदार अदा कर रहे हैं, वो इसराइल के यार हैं। अब मसला यहाँ सिर्फ इतना सा है कि इस सारे अमल के अंदर अगर मौजूदा सूरत हाल को जायजा लिया जाए तो 5 साल के लिए भारत ने जो है उनको टैक्स फ्री जो है वो कर दिया है उनकी तिजारत के साथ। लेकिन लाएंगे कहां से? जहाजों में लाएंगे, क्योंकि अगर ये सोच रहे हैं कि हम चाबहार से लेके आएंगे तो चाबहार के ऊपर तो अमेरिका ने पाबंदी आयद कर दी है। अब ये जो चाबहार वाला सिलसिला है ये तो इनके लिए मुश्किल होगा, और फिर किस भाव पड़ेगा? बात तो यह है कि सी पैक जो बनाया गया ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट था चाइना के लिए, इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन उनकी कम होती है, वरना तो दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं, आप एयरलिफ्ट करें चीजें, लेकिन वो किस कॉस्ट के ऊपर पड़ेंगी? ये अवाम जो बिल्कुल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। और आप सही कह रहे हैं सर कि अब ये अफगानिस्तान की अवाम को फैसला करना है, उन्हें सोचना है कि उन्होंने खड़े होना है जालिम हुकूमत के खिलाफ या नहीं, जो कि अपने थोड़े से गोश्त के लिए उनके मफादात का पूरा ऊँट जो है वो ज़िबा कर रही है भारत के हाथों। अब्दुल्ला साहब, अगर हम बात करें तो ये जितने हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर पेश आए, इस्लामाबाद में हो या और दीगर वाक़यात जो हैं, FC हेडक्वार्टर का अगर आप देख लें तो सर अफ़गान शहरी जो हैं वो मुलव्वस पाए गए हैं। नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, सबूत हैं जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और हम अफ़गानिस्तान को दिखा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म की अफ़गानिस्तान जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो फिर ये हमसे ताउन की उम्मीद मुस्तकबिल में कैसे रख सकते हैं, और ये कैसे सोच सकते हैं कि हम किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई ना करें अपनी सरजमीन से इनके खिलाफ? देखें, ये समझ रहे हैं अपने आप को हम बहुत बड़े कद के हो गए हैं। ये भूल गए हैं
कि जो मैं तो क्योंकि खुद उस घराने में हूँ इसलिए मुझे पता है, जब इनको सोवियत यूनियन के खिलाफ कहते हैं कि जी हम जो है वो जीत गए, अमेरिका के खिलाफ हम जीत गए, और तुम कहाँ से जीते? मेरे वालिद को, जनरल हमीद गुल को जो है वो बकायदा बर्लिन वॉल का तोहफा आया था, जो मगरिब ने भेजा था, ये कह के इंतहाई अदब और एहतराम के साथ उस शख्स के नाम जिसने दीवारें बर्लिन गिराने में अपना पहला किरदार अदा किया। किसी अफगान को आया? क्यों नहीं आया? इसका मतलब है कि उनको पता है असल में मेरे वालिद की बात नहीं हो रही, यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान ने ये किरदार अदा किया। अमेरिका गया तो उनके तमाम अखबारात ने क्या लिखा? पाकिस्तान की वजह से ये हुआ। देखें, असल बात यह है कि ये अपने तौर पर समझते हैं 40 साल तक इनको हमने जो है वो सींचा है, उसके बाद इनके घरों के ऊपर जो है हमने पहरा दिया है, इनके खवातीन और बच्चे जो है वो यहाँ पढ़ते थे, इलाज मुआवजा करते थे, कारोबार यहाँ करते थे। भारत ने तो इनको वीजा देने से इनकार किया था। भारत ने तो इनको कितने लोगों को जो है रेफ्यूजी बनाया, बताए ना। भारत के साथ जो आज इतनी इनकी मोहब्बत है। अभी ये जितने अफगान जो पकड़े जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये जानना अजीज साहब आपके लिए बड़ा जरूरी है। ये वो लोग हैं जो अफगान नेशनल आर्मी के अंदर थे, जिनकी तादाद 3,50,000 के करीब थी, और ये बकायदा मगरिब की फौजों के ट्रेंड याफ्ता है, जो कि आईएसएफ फोर्सेस वहां मौजूद थी। उसके अंदर भारत के ट्रेनर भी मौजूद थे। अब ये लोग जो हैं, इनमें से जो उनके अफसरान थे वो तो चले गए बाहर, मगरिब के अंदर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ले ली, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो दूसरे लोग जो हैं वो रह गए हैं, और उन लोगों को वहां क्योंकि कारोबार तो है नहीं, वहां तो सिर्फ दहशतगर्दी है, तो उसके ऊपर जो है वो पैसे देता है भारत, जिसने इस टाइम पे $10 बिलियन इनके लिए मुख्तस किए हैं। $1 बिलियन का उन्होंने डिस्ट्रॉयर सी पैक के नाम से जो है रॉ के अंदर सेल कायम किया है, और साथ ही साथ जो है वो इनका पुराना असला जो सोवियत असला था उसको दोबारा रिफर्बिश कर रहे हैं, और ये टाइम बाय कर रहे हैं। ये अगले जो नौरोज जिसको जश्न बहारा कहा जाता है, ये हमेशा से अफगानिस्तान के अंदर तरीका रहा है कि आप जो है जब सर्दियां आती हैं तो अपने अमलियात जिसको ऑपरेशंस कहा जाता है वो कम कर देते हैं, और उसके बाद जो है जब मौसम बहार आता है तो फिर से आप दोबारा जो है हमले की तैयारी करते हैं। इनमें इतनी गैरत नहीं है कि ये खड़े होके कन्वेंशनल डोमेन के अंदर पाकिस्तान की अब्दुल्ला साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, इनमें गैरत नहीं है, और जिस तरह की हम सूरत हाल देख रहे हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इनको पैसों की लालच है और पैसों के एवज ये भारत के साथ मिले हुए हैं। ये इत्तेहाद आखिर कब तक चलेगा? और आप नहीं समझते कि अब ये जो दहशतगर्द हैं इनके कंट्रोल में ही नहीं है, इसलिए ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कोई मुज़ाकरात की मेज़ पर इसलिए भी नहीं आ रहे क्योंकि इनसे अब दहशतगर्दी कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है? हम जाहिद साहिबा देखें, बात यह है कि ये तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि वो जो 24 दहशतगर्द की तंजीमें बैठी हुई हैं वो अफगान हुकूमत के जेरे साया चल रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन अक़वाम आलम अब क्यों नहीं आती हमारी मदद के लिए? क्या वजह है कि पाकिस्तान की सिर्फ ज़बानी कलामी तारीफें हैं। यूनाइटेड नेशन हो या वो अमेरिका के सदर हो या वो यूरोपियन यूनियन की मुलाकात हो, तमाम जगह सिर्फ ज़बानी, अमली तौर पे कुछ नहीं। क्या पाकिस्तान को दिफाई तरह के ऊपर सपोर्ट की? क्या मुआशी सतह पे सपोर्ट की? क्या आपने सिफारती सतह पे सपोर्ट की? क्या सियासी सतह पे सपोर्ट की? कौन सी सपोर्ट? मॉरल सपोर्ट हमें नहीं चाहिए, मेहरबानी करके। हमें ये अपनी जंग हम लड़ रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर जो बात अहम है वो ये है कि ये लोग जो हैं आप कन्वेंशनल डोमेन में ये लड़ेंगे नहीं, यानी कि रवायती जंग में आप देखें जहां जहां दहशतगर्द तंजीमों ने जो है रवायती जंग का हिस्सा लिया, श्रीलंका के अंदर मार खाई फौज के साथ, अभी जो पाक अफगानिस्तान हुआ मार खाई उसके अंदर, इससे पहले जो है वो आईएस ने जब किया वहां इराक के अंदर, वहां मार खाई उन्होंने। यानी कि दुनिया में जहां जहां इन्होंने रवायती जंग, दहशतगर्दों ने सोचा कि हम रवायती जंग का हिस्सा बन जाएंगे, उसमें वो नाकाम रहे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला उसको ठिकाने मालूम है, हम इनको इंशाअल्लाह ताला उन ठिकानों को निशाना बनाने का आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक हम हक महफूज रखते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जो है आप देख लें कि दुनिया को भारत के खिलाफ जो है वो कुछ फैसले लेने चाहिए, क्योंकि वो खुल के जो है सपोर्ट कर रहा है उन तंजीमों को जिनको आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उनके मीडिया के ऊपर, उनके सोशल मीडिया के ऊपर, उनके जो पॉलिटिकल हैंडलर्स हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं,
जो खुले आम जो है BLA और मजीद ब्रिगेड और TTP को सपोर्ट करते हैं, ना उनके ऑफिशियल अकाउंट्स जो हैं वो बंद होते हैं, ना उनके जो है सोशल मीडिया के ऊपर कदगन लगाई जाती है, ना उनको जो है भारत को किसी किस्म की सरजनिश का लेटर लिखा जाता है दुनिया की जानिब से। ये है एक तल्ख हकीकत जिसको जितना हम जल्दी जान लेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। ये जंग हमने खुद लड़नी है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि मज़ाकरात, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब, अगर अक़वाम आलम इस पर नजर नहीं डालते तो फिर ये पाकिस्तान के लिए ना सही बल्कि खित्ते के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए ये खतरे का बायस बन सकता है, और इस पर सोचना होगा कि क्या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान तो वैसे भी जो है वो तैयार है और हमेशा से हालत जंग में है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके वक्त का, और आप अपना तज्जिया जो है वो दे रहे थे। अब जनाब वक्त हुआ चाहता है मौसम का हाल अहवाल जानने का, तो माहम से पूछते हैं कि आज दर्जा हरारत क्या रहेगा। चलते हैं और देखते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जी आपने अपने वीक को प्लान करना है। और मौसम की सूरत हाल मुझे लग रहा है थोड़ी डिले थोड़ा अभी हम वक्त ले लेते हैं। तब्दीली आई है, बड़ी अच्छी कम हो गई है, बड़ी नुमाया कमी आई है और धूप जो है वो चमक रही है और सूरज की किरणें पहुंच रही हैं। आप तक मौसम का हाल अहवाल पहुंचेगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। जनाब आपके और मौसम के दरमियान ब्रेक हायल हो गई थी और आपको पता है ब्रेक लेना जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम जान लेते हैं मौसम का हाल अहवाल मुकम्मल तफसील के साथ। हम बताइए जी, आइए चलते हैं और देखते हैं किस शहर में दर्जा हरारत कितना रहेगा, और जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना जो वीक है वो प्लान कर सकते हैं और डे प्लान कर सकते हैं स्पेशली। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक का सिलसिला जारी रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे आबशारों और सब्ज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। गिलगित के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 और कम से कम -1 डिग्री तक गिरने का इम्कान है, जबकि स्कर्दो में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 5 और कम से कम -9 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और अब बात कर लेते हैं चश्मों और झरनों के नगर आज़ाद कश्मीर के मौसम की, जहाँ अक्सर इलाके सर्दी की लपेट में रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है। और श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 12 और कम से कम -6 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। और अब जी रुख करते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का, और आपके साथ शेयर करते हैं KPK का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द, जबकि पहाड़ी इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी शुरू होने लगी है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर लिए चलते हैं आपको, और यहाँ देखते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 22 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करते हैं, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 14 और कम से कम -1 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, सवाबी, मर्दान, DI खान और गिरदोनवाह में धुंध पड़ने का इम्कान है। और अब बात करते हैं पंजाब के मौसम की, तो पंजाब में सूरत हाल ये है कि सूबे के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो है 23 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 21 और कम से कम 7 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान की बात करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, लाहौर, गुजरावाला, जहलुम, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, खानेवाल, लिया, DG खान, बहावलपुर और गिरदोनवाह में स्मोग और धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। और अब बात करते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। फलों के शहर
कोयटा का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 और कम से कम -2 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में शदीद सर्दी पड़ने का इम्कान है। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सुबह सिंध का मौसम। तो सिंध में मौसम की सूरत हाल ये है कि ज़्यादातर इलाकों में मतला साफ रहेगा। शहर कायद कराची का रुख करते हैं। कराची में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 13 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 और कम से कम 15 डिग्री तक रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की है। जी तो नाजरीन, ये थी मौसम की सूरत हाल और प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं। मौसम तब्दील हो रहा है और आप जानते हैं स्मोक का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा जो है वो मंडला रहा है, तो ऐसे में सेहत का बड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है, माहौल को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे मनाया जा रहा है, यानी माहौल दोस्त और महफूज सफ़र का आलमी दिन है। आज दुनिया भर में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा हो जो ज़मीन पर बोझ ना बने, आलूदगी कम करे और सबके लिए काबिल रसाई हो, क्योंकि इस वक्त ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में संगीन खतरात मंडला रहे हैं और पाकिस्तान के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किलात हो रही हैं, बहुत सी बीमारियाँ लग रही हैं। अगर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की बात हो रही हो तो पंजाब हुकूमत इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक नज़र आती है। अगर हम कुछ इक़दाम पर नज़र डालें तो पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव जो हैं वो गवर्नमेंट की जानिब से लिए गए हैं। फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज़ हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना हो, या फिर शहरों को साफ, ग्रीन और काबिल रसाई बनाना, इस हवाले से हंगामी बुनियादों पर काम तो हो रहा है। इन सब इक़दाम के बावजूद अगर माहौल दोस्त सफ़र की बात की जाए तो हम साइकिल से बढ़कर बहुत बेस्ट बेहतरीन सवारी और मिसाल क्या हो सकती है। साइकिल ना सिर्फ सिफर कार्बन अखराज वाला जरिया है, बल्कि सेहत, फिटनेस, बजट और ट्रैफिक हर जाविये से ही फायदेमंद है। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में देखें तो साइकिलिंग कल्चर तेजी से फरोग पा रहा है। बाइक लेन्स बन रहे हैं और लोग रोजमर्रा सफर के लिए भी साइकिल को ही तरजीह दे रहे हैं। तो आज के दिन की मुनासबत से मुतालिक साइकिल की अहमियत पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने साइकिल को ना सिर्फ अपनाया बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया और गुज़श्ता 57 सालों से साइकिलिंग कर रहे हैं। अर्ली बर्ड्स राइडर्स तंजीम के बानी ज़हीरुद्दीन ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और हम जैसे देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी जो है बहुत बड़ा मसला है, तो मौजूदा सूरत हाल में महफूज और आलूदगी से पाक ट्रांसपोर्ट की अहमियत मज़ीद कितनी बढ़ जाती है और इसकी अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इस खुसूसी दिन पे सुनो पाकिस्तान ने अहमियत दी और हमें बुलाया। अर्ली बर्ड राइडर्स का मैं फाउंडर हूँ। ये आपने बहुत अच्छी तरह से लोगों को ये बताया है कि ये क्यों ज़रूरी है। और अब ये देखिए कि हमारे यहाँ जो इस जगह इस्लामाबाद में भी कोशिश की गई है और हमसे वादा किया गया है कि यहाँ पर कोई 350 किलोमीटर्स प्लस लेन्स बनाई जाएंगी। इस बात का पहली दफ़ा आगाज़ 2015 में किया गया था, लेकिन कोई खसूसी उस पर तवज्जो नहीं दी गई। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली दूसरा साल हो गया है, ये बात हुई, एक छोटी सी अब पैच बना और उसके बाद मैं बहुत खुश हुआ। मैंने बहुत सारे एनवायरनमेंट वाला डिपार्टमेंट जो है उनके पास गया और प्लानिंग के पास गया और अभी भी हम डटे हुए हैं और रास्ता निकाल रहे हैं कि उनकी प्लानिंग अगर रोड्स बन भी जाएं जो हमारी साइकिल लेन्स हैं, उसके बाद जो ज़रूरी है वो अनेबलमेंट है कि माशरे को, अपनी पब्लिक को हम किस तरह से अच्छी तरह उन्हें उसे आगाह करें और उनको उस पर चलना, साइकिलिंग करना और इर्द गिर्द के माहौल को समझने के लिए अनेबल करें। तो इस अनेबलमेंट के लिए अर्ली बर्ड राइडर्स कमिटेड है। आपके चैनल के वसातत से बता रही है। बिल्कुल ज़हीर साहब, हम भी आपके हम आवाज़ है और आज के दिन के मौके पर ही
अगर कोई इस तरह के इकदाम कर लिए जाते हैं, चलें इस बारे में कुछ सोचा जाता है, कोई रोड मैप तैयार किया जाता है तो बड़ा बेहतरीन होगा, बेनिफिशियल होगा। सर, आपके ख्याल में साइकिलिंग का माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट में कितना बड़ा किरदार है और किस तरह से ये माहौल को बेहतर रखने में हेल्प कर रहे हैं? देखिए, इसे अर्बन मोबिलिटी कहते हैं और अर्बन मोबिलिटी जो है उसके लिए ये बड़ा जानना ज़रूरी है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि मैंने कोशिश की है कि हमारे मुल्क की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर इसका भी एक रिसर्च बनाई जाए। उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अर्ली बर्ड राइडर्स के प्लेटफॉर्म से कि ये रिसर्च हो कि कितनी पब्लिक हमारे यहाँ आती है कैपिटल सिटी की। अब इस तरह मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम इसको एक वो बना लें जिसको आप कहते हैं ना पायलट प्रोजेक्ट, और इधर हम तो उसमें ये होगा कि अनेबलमेंट कैसे करें और इस माहौल से देखिए फुटप्रिंट कम होगा कार्बन का। उसके अलावा एक जो मुफ्त में मिल रही है चीज़ वो है सेहत, यानी मुफ्त में आपकी जो बर्डन है रियासत पे वो जो हेल्थ का है वो बर्डन भी कम होगा जब लोग ओबीस नहीं होंगे, जब लोग फिजिकली मोबिलाइज होंगे और इस 2 व्हील को यूज़ करेंगे। तो अभी हमने 2 हफ्ते ही पहले बहुत बड़ी कैंपेन लाहौर में आके की है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके। वहाँ के वाइस चांसलर जो हैं वो मेरे साथ थे और हमने साइकिलिंग करके बताया है कि किस तरह से डायबिटीज़ को हम फाइट कर सकते हैं। और साइकिलिंग जो है, जो ये 2 व्हील है, ये इंसुलिन का जो खर्चा है वो कम कर सकते हैं। वाह वाह वाह, ज़हीर साहब ज़बरदस्त, आपने हेल्थ वाइज भी बहुत सारे फ़ायदे बता दिए हैं कि अगर आप साइकिल चलाते हैं तो सिर्फ ये माहौल को साफ नहीं करिए बल्कि आपकी सेहत को भी बहुत ज़बरदस्त बना रही है। और आप एक इंस्पिरेशन है, आपको देखकर तो नौजवानों को शर्म आनी चाहिए जो गाड़ियों में बड़े रिलैक्स आराम से बैठते हैं और साइकिल नहीं चलाते। शर्म का लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए। नौजवानों से हमारी बहुत ज़बरदस्त उम्मीदें हैं। कहते हैं पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो हमें नौजवानों को लफ्ज़ शर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे। आपकी इजाज़त से मैं कहूँगा कि हम उन्हें कहेंगे कि अगर आप साइकिल पर खुंजरात तक गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम आपकी पिक्चर्स और वीडियोस भी देख रहे हैं, जितना आप मतलब इतने एनर्जेटिक हैं, दौड़े भी लगा रहे हैं। तो आजकल का नौजवान तो ये सब नहीं कर सकता। नहीं, ये नौजवान इसी तरह से माशाल्लाह करेंगे। देखें, जब हमने ये शुरू की साइकिलिंग तो हार्डली 150 लोग थे जो रिक्रिएशनल साइकिलिंग कर रहे थे। अच्छा। और अब आप माशाल्लाह देखें लाहौर ही में जहाँ से आप ओरिजिनेट कर रहे हैं प्रोग्राम को, किस कदर माशाल्लाह वहाँ साइकिलिंग का है। और मैं 2015-16 में जा के इस्लामाबाद से प्रमोट करता था साइकिलिंग लाहौर में। और अभी माशाल्लाह हमारे यहाँ साथ साथ अभी 4 साल पहले 5 साल पहले हमारे यहाँ कोई रनिंग और इस तरह की एक्टिविटी में भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अब आपको लोग हर जगह पे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दूसरे शहरों में भी शुरू हो गया है। फैसलाबाद में भी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। सब हम देखते हैं कि लाहौर में तो बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है। वीकेंड्स पे हम देखते हैं, ख़ासतौर पर संडे को एक लोग निकलते हैं ग्रुप की सूरत में। और उसके अलावा अब तो गाड़ियों के पीछे हम देखते हैं कि स्टैंड नज़र आते हैं, बाकायदा साइकिल के लिए इत्तेमाम किया होता है उन्होंने कि कभी भी जनाब कहीं भी साइकिलिंग हम कर सकते हैं। अच्छा सर, आप ज़रा अपने हवाले से बताएं, क्योंकि आपको देख के हमारे जो नौजवान हैं, नए आने वाले हैं, वो बहुत सीख रहे हैं। आप मतलब रिक्रिएशनल साइकिलिंग तो करते ही करते हैं, लेकिन आप डेली यूज़ में भी करते हैं। दिन में कितने किलोमीटर तक आप साइकिल चलाते हैं तकरीबन? ये देखिए, इजीली 30-50 किलोमीटर साइकिल जो है वो बहुत ही आसानी से चल जाती है। और मैं तो अपने घर से कोई सौदा लेने जाता हूँ, कुछ करने जाता हूँ, जो ग्रॉसरी है या कोई चीज़ है, तो मैं बाकायदा से 1-2 बैग्स जो हैं वो करता हूँ। कभी शोल्डर बैग पहन के जाता हूँ, कभी बैग पैक। तो इस तरह से जाके जो हूँ शॉपिंग करता हूँ। और वो लोगों के लिए ये एक मिसाल है, वो देखते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये दिस इज़ द वे यू लव योरसेल्फ। और ये बात अभी लोगों में समझ आना शुरू हो गई है कि कारों से प्यार या मोबाइल से प्यार, ये मेरा महंगा मोबाइल है। अपने
आपसे प्यार करें, क्योंकि इतना महंगा मैकेनिज्म जो हमें मिला हुआ है खुदा की तरफ से मुफ्त का, इसमें कितने ही मैकेनिज्म है। पूरा डिजिटल मैकेनिज्म जो ब्रेन में अल्लाह ने लगा के दिया है, जो कंप्यूटर दिया है, ये जो मेरे हाथ उंगलियां, ये मुझे न्यूरो मोटर सिस्टम दिया है, और ये जो नरिशमेंट करने के लिए मेरे हलक से लेके ये नाफ तक मुझे एक पूरी फैक्ट्री दी है जिसके अंदर सारी नरिशमेंट होती है। इससे प्यार करें और इसके अंदर वो चीज़ यूज़ करें जो इसके अंदर डिकम्पोज होती है और आपकी बॉडी को नर्चर करती है। और ये ऐन इबादत है, ये अल्लाह के दिए हुए सारे इस जो नेमतें हैं उसका ये शुक्र अदा करना है। और मैं तो यकीनन शुक्र अदा करना है। ज़हीर साहब, बड़ी खूबसूरती से आपने पूरी जिंदगी को, कहते हैं ना, वो दरिया को आपने कूजे में बंद कर दिया कि अपना ख्याल रखें, और बड़ी कीमती बातें की हैं। और जिस तरह से हम देखते हैं कि दीगर ममालिक ने वैसे इस चीज़ को समझ लिया है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर ये साइकिलिंग का रुझान बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में उस तरह से अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। सेहत के हवाले से बहुत सारे दीगर इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन साइकिल को इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा, और आप ये इकदाम कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम है। साइकिलिंग के दौरान ही आपको कौन सा अपना एक ऐसा सफ़र यादगार लगा, कोई दिलचस्प और हैरान कुन वाक़या जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हो? जो साइकिलिंग में जो सबसे ज़्यादा अभी तक खूबसूरत तरीन जी, और बार बार हमने वो सफ़र किया है, वो हमारे पास अल्लाह ताला ने दिया हुआ है गिलगित से खुंजराब पास। और रोड भी बहुत प्यारी है, उसका ग्रेडियंट भी बहुत अच्छा है, जिसमें क्लाइंब करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू हमारी अदर रोड्स। उसका बड़ा एक स्टैंडर्ड है, और उस वजह से सबसे खूबसूरत। और उधर मैं बार बार साइकिलिंग के लिए अपने साथियों को लेके जाता हूँ, और मुल्क के लिए अंदर हम एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन थ्रू साइकिलिंग प्रमोट कर रहे हैं। अर्ली बर्ड राइडर्स का एक मिशन अपने मुल्क में जो है ऐसे सयाहों को अट्रैक्ट करना है, जो जैसे हमारे यहाँ माउंटेन्स क्लाइंब करने आते हैं या स्कीइंग करने के लिए आते हैं हाई माउंटेन पे। तो इस तरह से हमारे डेस्टिनेशन जो है साइकिल डेस्टिनेशन है, और आके हमारे इन इलाकों को देखें। तो इस पे भी हमें कामयाबी भी हुई है। यूके की टीम को हम लेके गए हैं, इटली की टीम को लेके गए हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क की जो फलाह हो। और इधर बिल्कुल ज़हीर साहब, आपकी जो काविशें लायक तहसीन हैं और आपकी कोशिशें बराबर भी साबित हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि जो फॉरेनर्स हैं वो भी साइकिलिंग के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और साइकिलिंग बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का ज़हीरुद्दीन साहब, और बड़ा आप काम कर रहे हैं। और जो आपने बात बताई ना कि ग्रॉसरी के लिए भी आप जो है वो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें, मेरा ख्याल है, इसी से आगाज कर लेना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप शुरू में ही जनाब दफ्तर के बाद से पेट्रोल की साइकिल पे जाना शुरू कर दें। महंगाई के शिकवे भी सारे ग्रोसरी में तो आपको पता है कि लड़कों को दही बड़ा लाना पड़ता है, धनिया पुदीना। तो आप जनाब साइकिल से आगाज करें, और उसके बाद फिर आप इस सफर को बढ़ाते रहें। आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कितने फायदे हैं, मतलब आपकी बचत ही बचत है, और माहौल भी साफ हो रहा है, आपकी सेहत भी बेहतर हो रही है, आपकी खुद की भी बॉडी भी। आप इलेक्ट्रिक स्कूटियों पे तो जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने खर्चे का ख्याल कर रहे हैं, माहौल का ख्याल कर रहे हैं, लेकिन वो जो डॉक्टर्स को आपने फीस देनी है, जो मेडिसिन के आपने पैसे लगाने हैं, जो टेस्ट करवाने हैं, तो अगर आप साइकिलिंग करेंगे, हेल्दी एक्टिविटीज़ करेंगे, तो जनाब सेहतमंद रहेंगे। हमारी तो ख्वाहिश ही है कि आप हेल्दी रहें, लेकिन जो करना है वो आप नहीं करना है। जो ज़हीर साहब ने सबसे खूबसूरत बात की है वो यही है कि हम अपने जितनी भी लग्जरी हम अपनी लाइफ में देखते हैं, उन मशीन्स का बहुत ख्याल रखते हैं, और अल्लाह की तरफ से जो हमें ये ज़िंदगी दी गई है, और जो बॉडी दी गई है, और जो मैकेनिज़्म हमारी बॉडी में, उसका हम ख्याल नहीं करते। उसका ख्याल रखने के लिए यकीनन हमें एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, और साइकिल से बेस्ट क्या हो सकता है। और फिर अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई चीज़ रिप्लेस करवानी पड़ जाए, तो वो भी उस तरह से 100% काम नहीं करती है। तो आप जनाब अपनी सेहत का ख्याल रखें, और सोचें कि आपने कब से जनाब हेल्दी एक्टिविटीज जो हैं वो शुरू करनी है। आज हमने वापस साइकिल पे जाना उसके लिए पहले खरीदनी पड़ेगी, लेकिन वो नीला गुंबद की मार्केट टूटी हुई है, उधर काम चल रहा है, बड़ा बेहतरीन किस्म का। वॉल सिटी अथॉरिटी बड़ा बेहतरीन उसको बना रही है। तो जनाब फिर हम उस मार्केट का भी विजिट करेंगे। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रोग्राम में आज जी बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही है एक्सरसाइज की, सेहत की, और सेहत से रिलेटेड ही बात कर लेते हैं, और लबलबे की बात करते हैं, जिस्म के अंदर छुपा हुआ वो खामोश
और महफूज मादा जिसे कह लें हम, कि जो हमारे ब्लड प्रेशर, हाजमे और मजमूई सेहत का खामोशी से ख्याल रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गैर मुतवाज़न खुराक, भारी खाने और बेहतियाती से यही लबलबा सबसे पहले मुतासिर होता है। और हम किस तरह से इसको कमज़ोर कर रहे होते हैं और बचा कैसे सकते हैं, ये ज़रूरी है। और क्या वाकई नेचुरोपैथी इसे कुदरती तरीके से सेहतमंद बना सकती है, इस पर आज बात कर लेते हैं कि ब्लड शुगर कंट्रोल के इस कुदरती राज के हवाले से, यानी पेंक्रियास के हवाले से, तो हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद हैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जमील महरवी साहब। जमील साहब, आमदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम में। सर, ये लबलबे का पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, इंसानी जिस्म में बुनियादी किरदार क्या होता है, क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल है जो ये प्ले करता है, और ब्लड शुगर को मुतवाज़न रखने का जो ये निज़ाम है इसको कैसे ऑपरेट करता है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा टॉपिक आज आप लेकर आए हैं। कौम के लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है। हमारी बॉडी के अंदर यूँ समझ लें कि एक मेडिसिन की एक फैक्ट्री है, एक मेडिकल स्टोर है जो ज़ाती तौर पे अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है। अच्छा। और जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लिवर है। लिवर के बाद सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो हमारा पैंक्रियास है, जिसको हम लबलबा कहते हैं। तो इसके अंदर जो है ना वो दो तरह के सेल होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स होते हैं। ठीक। अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन बनाते हैं, और जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन जो है ना वो बनाते हैं, और बॉडी के अंदर वो वर्क करता है। अब जो ग्लूकागॉन हार्मोन है, यानी इसके दो काम है। ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो हमारे जो खुराक हम खाते हैं उसके हाजमे में वो मावन साबित होता है, वो वाला हार्मोन। और जो इंसुलिन हार्मोन है वो हमारे शुगर को, जो भी मिठास, हमारे ग्लूकोज, जो कुछ भी हम खाते हैं, कड़वी चीजें भी खाएं या जो भी खाएं, वो सारी की सारी ग्लूकोज में कन्वर्ट होनी है। और वो कन्वर्ट होके ग्लूकोज ही हमारे ब्लड में जाता है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारा ईंधन है, हमारा फ्यूल है। ठीक। और जैसे ही वो ब्लड में शामिल होता है या होने जा रहा होता है, तो जितना ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है उतना ही लबलबा जो है उसको इंसुलिन जो है वहां से साथ ही देनी है और मिक्स अप कर देनी है। अब होता ये है कि हम इस लबलबे का कैसे खराब कर रहे हैं, इसको कैसे, इसका बिगाड़ इसमें कैसे पैदा हो रहा है। हम हर वक्त खाते रहते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, बसियारखोरी करते हैं, और फिर जब जो मिल गया वो हमने छोड़ना कोई नहीं, माफी कोई नहीं है। घर से खा के निकले हैं, किसी के ऑफिस में पहुंचे हैं, वहां एक के मिले या दूसरे कमरे में जाना है, इधर से खाया, उधर, उधर से आगे, और जहां कोई भी नहीं पूछ रहा होता ना, जहां कोई नहीं पूछ रहा होता, तो वहां हम बड़े आराम से एक जुमला बोलते हैं, भाई ना कल गल तो वो बड़े या फिर हर बात में रोटी नहीं खिलाते, अच्छा जी आ जाए, वो भी कहता है आ जाए भाई। हम वहाँ भी हाथ बढ़ा देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे स्टमक में गुंजाइश है, नहीं है, खाना यहाँ तक आया हुआ था, हमने कितना भर लिया हुआ है। शादी ब्याह, गमी, खुश गमियों में देख लें कि हालात इस तरह के लोग वहाँ पे इस तरह खाते हैं। हालांकि गमी के अंदर जब आपके ये पोजीशन होती है तो आप स्ट्रेस में होते हैं, और उस स्ट्रेस में या उस टेंशन में तो खाना खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो दौर बहुत अच्छा था जब किसी के यहाँ कोई डेथ होती थी तो 3 दिन 5 दिन उनके घर में लोग चूल्हा नहीं जलने देते, हफ्ता एक ऐसे ही गुजर जाता था। आए हुए गेस्ट जो लोग होते थे वो अपने अपने घर वापस जाते थे, और जो दूर से आए हुए जिनका रहना मजबूरी होता था वो मोहल्ले वाले जो है उनको अपने अपने घरों में अकोमोडेट करते थे और उनके घर में चूल्हा नहीं जलने देते थे। अब ये होगी पोजीशन के जी, वो अभी डेड बॉडी पड़ी होती है तो पहले ही हो जाता है कि खाने का इंतजाम कर लें, क्या पकाना है, क्या हो, नहीं ये चनों वाले चावल तो नहीं, ये तो हमारा स्टेटस ही नहीं है, इसमें तो वो चिकन होना चाहिए। यानी इस तरह हम ओवर ईटिंग, अब जितना आप ज्यादा खाएंगे बार बार खाएंगे, इधर से हम इनटेक कर रहे हैं तो आपका जो स्टमक है उसने डाइजेशन करके ग्लूकोज को बनाने के लिए लिवर को दे देना है। जिगर में जब खुराक गई उसने मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देनी। अब आप पैंक्रियास को रेस्ट कितना दे रहे हैं? अगर उस पे बार बार, इधर से आप बार बार इनटेक कर रहे हैं, उधर उसको बार बार इंसुलिन बनाना पड़ रही है, एक वक्त आएगा वो हेड्सअप कर जाएगा, वो कहेगा लो ये पड़ी, भाई नहीं बना सकता, कहाँ से बनानी है उसने खुद से बनानी है। इधर से रोकेंगे तो कुछ उसको भी रेस्ट मिलेगी। तो जमील साहब, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो हम खा रहे हैं जो बहुत ज्यादा डैमेज कर रही हैं कि बराह रास्त उनका असर सिर्फ पैंक्रियास पे? हमें बैक टू नेचर होना पड़ेगा। जैसे अभी आपकी एक वो डॉक्यूमेंट्री और बड़ा अच्छा वो चल रहा था कि उसमें साइकिलिंग और वो चीजें, ये जब तक हम साइकिल पे रहे, जब तक हम साइकिल पे स्कूल जाया करते थे, जब तक हम साइकिल के मुकाबले किया करते थे, रेसें होती थी, उस वक्त हम बहुत हेल्दी थे।
डाकिया इस पे बहुत अच्छा था बनिस्बत इसके कि उसको मोटरसाइकिल दे दी तो वो भी वो सारी इस तरह की पोजीशन। सो बहरहाल हमें इस वक्त जो हमारे यहाँ मैदे का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका हुआ है। मैदे को बैन करना चाहिए, मैदे के उन सोर्स को जहाँ जहाँ से मैदा की प्रोडक्शन हो रही है अगर उसको गवर्नमेंट बंद करे तो फिर ये जितनी मैदे की आइटम्स है ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी और बेशुमार मसाइल हमारे क्लियर हो सकते हैं। जो कि वल हब्बु जुल अस्फ़ व रेहान, वल हब्बो का मैंने और भूसा वाला अनाज, तो भूसा वाला अनाज लेना जिसमें फाइबर होना चाहिए। जिस अनाज में फाइबर ही नहीं है तो उसको हम खा के तो फिर हमने अपने बर्डन ही डालना है। इसके बाद हम इसी से आप देख लीजिए कि इस मैदे से नान इसी से आगाज़ आज हुआ कई लोगों का। कोई लोग आज पूड़ियाँ खा रहे हैं या खा चुके होंगे, कुछ लोगों ने आज डबल रोटी ली है या लेने वाले होंगे, फिर बेकरी आइटम्स और सारा कुछ जो भी है वो सारा इससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ चावल का इस्तेमाल है, गंदम हमारी जो है वो GMO फूड बायोलॉजिकल वार के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू होगी हुई। तो उसके बाद बसियार खोरी सबसे ज़्यादा है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, बार बार खाते हैं। 2 दफ़ा खाने का हुक्म है। रमज़ान आपको 1 महीना हर साल प्रैक्टिकली करवाने के लिए आता है कि फोगाट से यार कि सुबह सैरी करो और शाम को अफ्तारी करो, सारा दिन में फाका से रहो। डे फास्टिंग सेंटर्स मैंने अमेरिका में देखे हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में देखे हैं बने हुए हैं जहाँ पे पेशेंट्स को रखा जाता है। और डे फास्टिंग सेंटर का मतलब होता है कि सुबह मुसलमानों की तर्ज पर उनको सैरी करवाई जाती है और शाम को अफ्तारी, और रात को अब जाहिर है वो उनको जल्दी सुलाया भी जाता है। रात को आप इतना खा नहीं सकते जब जल्दी सुलाएंगे किसी को या जल्दी सोएगा, तो दिन में उनको फाका करवाया जाता है और थोड़ी सी दवाई रात को, और उसके बाद वो लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं, जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो दीन भी हमारा इत्तेदाल ही सिखाता है, हम जो है ना बस तजावुज़ करते हैं। अच्छा मेहरबी साहब, अगर हम देखें कुछ लोग 2 वक्त भी अगर खा रहे हैं वो इस बात पे अमल कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह अमल नहीं कर रहे। मतलब अगर वो 2 टाइम भी खाते हैं तो वो फिर इतना हैवी खाते हैं, हाँ कसर निकालते हैं, भारी तेल वाले फ्राइड आइटम्स, वो किस तरह से आपके लिए डैमेजिंग होता है? देखें, आप एक दफ़ा में जो खाने का हुक्म है ना वो है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ, हाथ से तजावुज़ ना करो। अल्लाह ज्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। मैदे के 3 हिस्से की बात भी मिलती है हमें कि उसके 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खुराक, एक हिस्सा जो है ना वो पानी और एक हिस्सा जो है ना वो खाली रखो, ताकि आप जूसर में भी मिसाल देख लेना, आप घर में खवातीन जूसर में जूस बनाती हैं तो क्या उसको पूरा भर के दूध का, तो उसके ऊपर से अगर केले या कोई चीज डालेंगे तो वो अगर बिल्कुल किनारों पे आएगा तो उसके बाद ढक्कन ऊपर से उड़ेगा। अगर ढक्कन नहीं खुलेगा ऊपर से हाथ रख के दबाव डाल के आप जूसर को चलाएंगे तो नीचे से मशीन जो है वो धुआं मार जाएगी। तो वही सब हमारा हो रहा है कि हम थोड़ा खाएं, खाने के लिए जिंदा रहें, मतलब वो या खाना खाने के लिए जिंदा है या अपने आप को जिंदा रहने के लिए। बड़े लोग मिसाल भी देते हैं ना डराने के लिए कि कम खाओ, ये ना हो तुम अपने नसीब का जो है चंद सालों में खा के फारिग हो। आपको किसने कहा? ये इस तरह का कहा जाता है, बातें की जाती है। असल वही आ गया ना कि वो समझते हैं कि शायद इसके बाद मिलना है या नहीं, हाँ इसके बाद शायद ना मिले जी। तो भाई उसको पेट भरकर खाना समझकर ना खाएं, बोझ डालना है इस मशीन के ऊपर जी। ठीक है, जब इस पे बोझ डालेंगे तो फिर पैंक्रियाज आपके हाथ से निकलेगा और शुगर आएगी। ये तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि इत्तेदाल से खाएं और 2 टाइम खाएं, अच्छा हेल्दी खाएं। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि सुबह में भी अगर कोई खा रहा है ना, या तो बिल्कुल ही नहीं खा रहा है, लाइक वो फास्टिंग चल रही है और हल्का फुल्का खाया खाली पेट, या तो फिर कोई ऐसी चीज खा ली। इसी को तो मैं कहता हूँ कि टाइम एज मेडिसिन, कि टाइम को बतौर दवाई इलाज के तौर पे उसको यूज करें कि आप सुबह टाइम से नाश्ता लें और शाम को टाइम से खाना खाएं। शाम का खाना जो है वो बहुत ज्यादा भी अगर कुछ सेहतमंद है तो वो लेट करेगा तो वो मगरिब की अजान और उसके फौरन बाद 10-15 मिनट तक अंधेरा आने से पहले। और अगर आप बीमार हैं या अपनी सेहत को और अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको 5 बजे तक, 4:30 से 5 बजे तक खा लेना चाहिए। और सुबह अर्ली नाश्ता जो है ना उसको देखना चाहिए। अगर आप तंदुरुस्त हैं, अगर आप बीमार हैं या आप शुगर पेशेंट हैं तो फिर आपको 9:30 से 10 बजे के दरमियान जो है जागते ही लेट नाइट तक हैं वो किस तरह से मगरिब से पहले खा लें? उन्हें तो फिर कोई ना कोई तलब होगी सर। उनको घर वालों को चाहिए कि सुबह 5, 5:30, 6 बजे तक नमाज के वक्त या उस वाले तक या बहुत भी कोई लेट हो तो इस टाइम तक उसके ऊपर पानी फेंक के उसको उठा दें और उसके बाद उसको किसी काम में बिजी करें, सारा दिन उसको सोने ना दें। देखें फिर 2 दिन 3 दिन में
उसका टाइम सर्कल चेंज होता, और टाइम ऐसा चेंज होगा कि शाम को वो मगरिब के बाद ईशा शायद पढ़े ना पढ़े, उससे पहले सो चुका होगा। सही। लेकिन हम कहते हैं कि नींद नहीं आती, नींद ही हमें रात बजे जाके जब आपने सोना ही नहीं तो नींद ही, तो फिर नींद कैसे आएगी? आप इन्वायरमेंट बनाइए, लाइट्स जो आपकी जल रही होती है इनको ऑफ करेंगे तो मसले बनेंगे। अदरवाइज जो पैंक्रियाज है, अब शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो पैंक्रियाज का इलाज करवाएं, अपने पैंक्रियाज के सिस्टम को ठीक करें। वो उनकी हैबिट से भी चेंज करने से होना है, उनकी खुराक और आदत चेंज करने से भी होना है। उसके बाद उसका इलाज भी मौजूद है नेचुरोपैथी के अंदर, उसका वो इलाज भी करवाएं, ना कि वो सारी जिंदगी मतलब किसी की इंसुलिन बनी हुई और टिकी और गोलियों पे लगे रहे और अपने आप को बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जो परेशानियां हैं वो हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है और तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएंगी। अपना ख्याल रखें। प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, बरतानिया में सियासी पनाह के लिए पाकिस्तानी दरख्वास्त दहिंदगान की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। 2024 में जमा कराई गई 40,000 दरखास्तों में से 11,000 से जायद पाकिस्तानियों की है और ये तादाद गुज़श्ता 2 साल के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है और पाकिस्तान 175 ममालिक में सर फहरिस्त है। तमाम दरख्वास्त दहिंदगान कानूनी वीज़ों, विजिट, वर्क और स्टूडेंट वीज़ा के ज़रिए बरतानिया में दाखिल हुए और इसी दौरान बरतानवी हुकाम ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए अहम वीज़ा हिदायत भी जारी की हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की जानिब से कहा गया है कि 6 माह से ज़्यादा के तलबा और जो कारकुनान हैं उनके लिए ई वीज़ा का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है और वीज़ा को मौजूदा पासपोर्ट से लिंक करना लाजमी है ताकि सफ़र और रिहाइश महफूज और आसान हो। पाकिस्तानियों के लिए सियासी पनाह की मौजूदा सूरत हाल, बरतानवी वीज़ा सिस्टम की अहम मालूमात और ई वीज़ा के नए उसूल जैसे अहम पहलुओं पर प्रोग्राम में आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हामिद नबील साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बरतानिया में सियासी पनाह के लिए जो पाकिस्तानियों की दरख्वास्तें हैं उसकी तादाद में बहुत इजाफा हुआ है और फिर सख्तियाँ भी हो रही हैं, ये क्या वजह है? First of all, thank you so much for inviting me here to discuss this topic. Actually, this one is a very serious topic. UK is one of the country जिसने पाकिस्तानियों को वीज़े दिए थे without any hurdles. सही। कि you are applying there with any category and you are supposed to get the visa. Okay. But हम लोगों की वजह से ही कुछ हम लोगों के ऐसे लोग वहाँ गए और they are putting the asylum cases. अब basically asylum क्या है? This one seems like the सियासी पनाह। जी। हम अपनी कंट्री की एक ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं उनको कि लाइक वी आर नॉट सपोज टू सेव देयर और हम वहाँ पर हमारा सर्वाइवल नहीं है तो वी वोंट योर शेड हेयर। जब आप उनका शेड ले लेते हैं तो साथ आप उनको कह रहे हैं कि वी आर नॉट सपोज टू सर्वाइव हेयर, वी हैव नो कॉम्पिटेंसी टू डू एनीथिंग हेयर। तब हमें बेनिफिट्स भी दें आप। साथ उनसे बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, साथ उनसे शेड भी ले रहे हैं और साथ इन द सेम टाइम आफ्टर 3 to 5 years दे आर सपोज टू गेट देयर सिटीजनशिप। And once they get their citizenship, so after that they are moving towards back Pakistan. This is actually the situation is कि इन लोगों की वजह से जो बाद में जाने वाले लोग हैं उन पे भी एक इम्प्रेशन आया और इसने हमें इतना इफेक्ट किया है कि फर्स्ट टाइम लाइक यूके ने नियर अबाउट 30% रिफ्यूजल्स दिए इन स्टडी केसेस। UK is one of the country जो मेजरली डिपेंड कर रही होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, बट दे आर गिविंग द रिफ्यूजल्स टू द स्टूडेंट्स। नाउ दे डोंट नीड द नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स। उनकी एक अपनी असेसमेंट है, वो UKVI इंटरव्यू लेते हैं एंड अल्टीमेटली वंस बिल्कुल ये ऐसा ही है। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं कि 40,000 दरखास्तों में से पाकिस्तानियों की 11,000 हैं सर फहरिस्त हैं। जी जी, ये कानूनी वीज़ों के जरिए दाखिल होने वाले लोग हैं या इसका मतलब कुछ और है, ये किसी और कैटेगरी के? आप स्टडी वीज़े पे गए हैं, आप विजिट वीज़े पे गए हैं, वर्क परमिट पे गए हैं एंड सही यू फील के यू हैव टू सिक्योर योरसेल्फ, तो आप असाइलम वाली साइड पे चले जाते हैं। ठीक। पीपल आर देयर जो मिसगाइड कर रहे होते हैं लोगों को। अदर देन दिस कि आप लेजिटिमेट वे से सिटीजनशिप ले सकते हैं। ILR की तो आपके पास डेफिनेटली फिर भी अपॉर्चुनिटी थी कि आप लेजिटिमेट वे स्ट्रेट वे के साथ जाते एंड यू शुड गेट योर सिटीजनशिप, यू शुड गेट योर ILR। अदर देन दिस कि आप असाइलम वाली साइड पे देते, वो शॉर्टकट है कि यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। अगर आप एक लेजिटिमेट वे पे जाएंगे तो अल्टीमेटली यू शुड डू वर्क हार्ड। आपको वहाँ काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी,
लेकिन जब आप इस पाथवे पे आते हैं तो फिर आपको काम नहीं करना पड़ता। वो जो कवर का स्टेटस है वो भी खत्म कर दिया है कि अब हम आपका खर्चा नहीं उठाएंगे, रिहाइश नहीं देंगे, असाइलम में भी आपको काम करना पड़ेगा, अपना खर्चा उठाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बेनिफिट्स बंद हो गए। उसके बाद आपको TR वीज़ा मिलना स्टार्ट हो गया। अब इनिशियली आपको 30 मंथ्स का वीज़ा मिलेगा। आफ्टर 30 मंथ्स वंस अगेन वो आपके केस को रिव्यू करेंगे और ये टिल 20 ईयर्स चलता रहेगा। अच्छा, टिल 20 ईयर्स मतलब इतनी एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी। तो ये बरतानवी जो सिस्टम, इनका जो वीज़ा सिस्टम है, इसमें ऐसे लूप होल्स क्या थे, क्या खामियां थी जिसका फ़ायदा पाकिस्तानियों ने उठाया, या जितने भी लोग हैं जो असाइलम अप्लाई करते हैं, वो इतना क्या इनका सिस्टम ऐसा था कि ईजिली असाइलम अप्लाई कर दो? आप उनके लूप होल्स की हम बात नहीं कर सकते। दे आर वर्किंग ओवर द डॉक्यूमेंटेशन। आप उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे थे एंड दे आर सपोज्ड टू ट्रस्ट ऑन योर गिवन डॉक्यूमेंट। जो आप उनको दे रहे हैं वो ठीक है। सही। जब उनको ये आइडिया हुआ कि वी कैन जनरेट द फेक डॉक्यूमेंट्स, तो फिर उन्होंने वेरिफिकेशन स्टार्ट की। जब उन्होंने वेरिफिकेशन स्टार्ट की तो अल्टीमेटली द चैप्टर इज ओपन। उनको आइडिया हो गया कि ऐसे एक्चुअल में हो रहा है कि हमें फेक डॉक्यूमेंटेशन, फेक केसेस सबमिट किए जा रहे हैं जिनकी रियलिटी में कुछ नहीं है, सच वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सही। और उसके बाद क्या कहते हैं लोग हमें लाइक फेक डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, ILR के थ्रू, और फिर बाकियों पे भी सख्ती है ना। डिग्रियां भी आपने वेरीफाई करानी है, वो भी एक लंबा प्रोसीजर है, और भी चीज़ें आपने वेरीफाई करवानी है, रिस्ट्रिक्शन, वो इसीलिए बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस हैं, डिमांड है। अच्छा, बरतानवी हुकाम का ये कहना है कि सरहदी वीज़ा सिस्टम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कौन से मौसर इक़दाम हैं जो कि आने वाले दिनों में हम मज़ीद भी देख सकते हैं? अगर एक इफेक्टिव देखा जाए तो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे जो लोग जाएंगे वो वीज़ा लेंगे। लाइक इनिशियली जो आपकी हैसल होती थी कि आप पासपोर्ट देने जाते थे, वंस अगेन जब आपका वीज़ा आ जाता था फिर आप पासपोर्ट कलेक्ट करने जाते थे। अब ऐसे नहीं होगा। आपने सेम डे पे बायोमेट्रिक दी, आफ्टर 3 to 4 hours यू विल गेट द कॉल फ्रॉम द एम्बेसी एंड यू कैन कलेक्ट योर पासपोर्ट ऑन द सेम डे। ठीक। उसके बाद जो आपका वीज़ा है वो आपकी ईमेल पे आएगा, देन आप वीज़ा अप्लाई करेंगे अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़े पे जा रहे हैं। अगर आपकी जो वीज़े की वैलिडिटी है वो मोर देन 6 months है, अगर लेस देन 6 months है तो फिर वही स्टिकर वाला सिनेरियो है। अच्छा, यू शुड गेट विद द सिमिलर वन। अच्छा हामिद, आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को जो बरतानिया जाना चाहते हैं, और अब ये पॉलिसीज भी सख्त हो रही हैं, ऑथेंटिक वे तरीके से, सही तरीके से जो जाना चाहता है उसके लिए पहला जिस कैटेगरी में अप्लाई करें? फॉर नाउ इज अ स्टडी रूट, ठीक, जो मोस्ट लेजिटिमेट पाथवे है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स वहाँ इजीली मूव कर सकते हैं इफ दे कैन स्पीक वेल। Yes, if they have good profile, if they can speak well, IELTS PT कर सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक, तो अल्टीमेटली दे कैन सर्वाइव देयर। अदर देन दिस, अगर कोई कहे कि अब जिस तरह पहले हो रहा था उस तरह सेम वे से हम यूके जा सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक ठीक ठीक, यानी कि वो भी चाह रहे हैं कि अब सही लॉजिकल और पढ़े लिखे लोग आए और जो हमें कमा कर दें, हुनरमंद हो, स्किल्ड हो, जो हमें कमा के दें, हमारा फायदा करें। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको बस असाइलम दे देंगे और आप कहीं सियासी पनाह के तौर पर। अच्छा हामिद, ये जो 6 माह से ज़्यादा ई वीज़ा होल्डर्स के लिए वीज़ा को मौजूदा पासपोर्ट के साथ लिंक करना है, ये क्यों लाजमी है और इसका क्या तरीक़ेकार? इसका एक उनकी वेबसाइट है, उसके थ्रू एक एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं। आपका जो वीज़ा आता है ओवर द ईमेल, आपने उस पर एक बार कोड होता है वो पुट करना होता है, वहाँ पर साथ अपने कुछ आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन है वो पुट करनी होती है। उसके बाद वो आपको ई वीज़ा इशू करते हैं, यूके होम ऑफिस आपको ई वीज़ा इशू करता है, ठीक, और वो इजीली वेरीफाइबल होता है। एक एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करें अपने फ़ोन में, इफ़ समवन आस्क यू तो आप उसको वो एप्लीकेशन दिखा दें। सही, वो यूके होम ऑफिस की ही एप्लीकेशन है जहाँ जाके आपने अपने लॉगिन्स बनाने हैं आफ्टर गेटिंग योर वीज़ा, और सिंपली आपने वीज़ा अप्लाई कर देना है। सही, तो देयर इज नो सच रॉकेट साइंस इन इट। अच्छा, जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद लोग हैं जिन्होंने असाइलम ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और वो रह भी रहे हैं, उनके लिए फिर क्या अब सख्तियाँ होने वाली हैं? अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो जो अभी तक न्यूज़ है वो ये है कि देयर केसेस शुड बी वेरीफाइड। ओके, जिन्होंने ऑलरेडी केसेस सबमिट किए हुए हैं उनके केसेस भी वेरीफाई होंगे। सही, और सेम रूल उन पे भी अप्लाई होगा सिंस 2021, अभी तक के जो रूमर्स है। ठीक, दिस इज रियलिटी और नॉट, वी विल सी आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन, बट थिंग इज कि दे आर थिंकिंग अबाउट कि सिंस 2021 के बाद जिन लोगों ने भी असाइलम केसेस अप्लाई किए हैं, दे शुड वेरीफाइड देयर केसेस, और उसके बाद फर्दर वो प्रोसीड करेंगे उनके केसेस को। सही, अदर देन दिस। अच्छा हामिद, इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं जो कि बरतानिया खुद भी तस्लीम करता है कि अब बहुत सारे लोग 2024 के अंदर भी इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते हुए लीगल जो इमिग्रेंट्स हैं वो बरतानिया के अंदर आए हैं, तो इस सिलसिले में क्या सख्तियाँ जो हैं वो की जा रही हैं, क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं वहाँ पर? फॉर नाउ डेफिनेटली दे आर वर्किंग ओवर देयर बाउंड्रीज, देयर बॉर्डर्स, उनको काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं।
कि लाइक आप इनिशियली अगर यूरोप आए हैं तो यू कैन फ्लाई इन द यूके एंड वंस यू अराइव्ड इन यूके तो आप साइलम पुट कर रहे हैं। सेम एज इट इज़ जो लोग यूके जा रहे थे अब वो दूसरी कंट्रीज में जाके सेम सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। हमने तो यहाँ तक भी सुना है। करंट जो सिचुएशन है वो अल्टीमेटली वेयर्ड है और इन लोगों की वजह से जो बाकी बाद में आने वाले लोग हैं उनके लिए ब्लॉकेजेस हैं, वो सफ़र करेंगे जो सही तरीके से जाना एग्जैक्टली चाहते हैं। सही, बहुत शुक्रिया हामिद नबील साहब आपके वक्त का। और आपको अंदाज़ा तो हो ही गया जिस तरह हाल है पाकिस्तानियों, थोड़ा हाथ हौला रखो, इस तरह ना करें, असाइलम जो है अप्लाई ना करें, ऑथेंटिक वे में जाएं आप और अच्छे तरीके से जाएं और स्किल बेस पर जाएं। यस, बहुत सारे और भी सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, फिर जो इलीगली जाते हैं उन्हें आप देखें ना, तो जो डंकी लगाने वाले हैं उनके लिए भी बुरी खबर ये है कि आप भी बाज आ जाएं। एक तो जो लगवाने वाले हैं उनके लिए FIA बड़ा मुतहर्रिक है और जो जाने वाले हैं उनके लिए ये पैगाम है कि हर मुल्क जो है वो अपने बॉर्डर को अब बहुत ज्यादा सिक्योर कर रहा है। ऐसे तो ही है। अब ये इतना आसान नहीं। और उज़ैर, ये जो आपने इतना पैसा लगा के एक तो सफर करके जो वहाँ सफर करना है ये दोनों ही सफर आप ना करें और अपनी लाइफ को भी महफूज करें और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने के लिए आप यही कुछ कर ले, बेहतर है। 2 नंबर तरीके से अगर आपने जाना ही है तो परहेज़ करें। फिलहाल ब्रेक के लिए हम जा रहे हैं, ऐसा ही है, ब्रेक का वक्त हुआ है। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुश आमदीद करेंगे और अब बात करेंगे जुआ एप्स केस के हवाले से। तो मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को बड़ा रिलीफ मिल गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है और 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत की है। उन्हें 17 अगस्त 2025 को लाहौर एयरपोर्ट से मलेशिया जाने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया था और उन पर इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने मुख्तलिफ जुआ और बैटिंग ऐप्स की न सिर्फ अपने चैनल पर प्रमोशन की बल्कि मुबैना तौर पर एक कंपनी के कंट्री मैनेजर भी रहे। जुआ ऐप्स की तशहीर की वजह से लाखों पाकिस्तानी अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठे। यही वो नुक्ता है जिसने इस केस को कौमी सतह पर संगीन बनाया। लेकिन नाजरीन भी जानते हैं और आप भी बेहतर जानते हैं, हाज़रीन भी जानते हैं, यहाँ स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। केस के बीचों बीच अचानक वो मोड़ आया जिसने कहानी का जी पूरा जाविया बदल दिया था। डकी भाई की अहलिया रूप जतोई ने FIA टीम के ही अफसरान पर भारी रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाकर हंगामा बर्पा कर दिया, जिसके बाद कार्रवाई हुई और तहकीकात करने वाले जो खुद तहकीकात कर रहे थे वो कटहरे में जाकर खड़े हो गए। रिश्वत के इल्ज़ाम में एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज समेत 9 अफसरान मुबैना रिश्वत स्कैंडल में धर लिए गए और यूं डकी भाई केस एक जुआ ऐप स्कैंडल से बढ़कर करप्शन थ्रिलर बन गया। और फिर अवाम की नज़रें जो हैं अब अदालत के आइंदा फैसलों पर लगी हुई हैं कि क्या होगा। और कायमा कमेटियों में भी इस चीज़ का हम शोर सुन रहे हैं। और पलवशा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने बड़े अहम सवालात उठाए। उन्होंने कहा ये तो आम पाकिस्तानियों के साथ अंदाज़ा लगाएं कि ये अफसरान क्या करते रहे। ये तो डकी वाला केस था, वो मशहूर शख्स था, तो चले हमें पता चल गया कि ये क्या कार्रवाइयाँ कर रहे थे। तो इस हवाले से डिटेल्स जो हैं उनकी जानिब से भी मांगी गई और सरजनिश की गई। पर जान लेते हैं कि जनाब पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी बैटिंग ऐप्स हैं जिन पर पाबंदी है, ये काम कैसे करती हैं, पाबंदी के बावजूद लोग इनको इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब जान लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सफीना बलोच साहिबा ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से। सफीना साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ऑनलाइन जुए की कौन कौन सी ऐप्स हैं जिन पर पाबंदी है, लेकिन वो उसके बावजूद ऑपरेट कर रही हैं और कैसे कर पा रही हैं? Assalamualaikum. Thank you so much, sir, for having me. देखिए, to begin with your question, आपका अब सवाल ये था कि कौन सी apps मौजूद हैं. To name, we can name a few, but under the carpet there would be, hundreds of such apps running, जिनका हमें पता भी normal basis पे नहीं चलता, but eventually उनका जो ground selling point होता है वो gambling होता है. To name a few, Bet365, 1xBet, इस तरीके की काफ़ी apps हैं जिन पे पिछले कई सालों में पाबंदी लगी है। पर इनका ऑपरेटिव मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। दे अट्रैक्ट पीपल थ्रू बिहेवियरल इंजीनियरिंग, दे मैनिपुलेट पीपल टू पुट इन देयर मनी सो दैट दे अर्न एंड पीपल इवेंचुअली लूज। सही, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंसर इनको प्रमोट करते हैं, इतने फॉलोअर्स हैं इन लोगों के और उनको देखकर फिर लोग जाहिर सी बात है अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जुए की जितनी भी ऐप्स हैं इन पर पाबंदी भी है, फिर भी वो पाकिस्तान पर अमली तौर पर काम कैसे कर रही हैं? देखिए, पाबंदी आप ऐप पे नहीं लगाते हैं, पाबंदी आप IP पे लगाते हैं या डोमेन पे लगाते हैं। और नया डोमेन बनाने में
It takes few seconds. You go for a lunch break, you ban my domain, you go for a lunch break, और आप lunch break से वापस आएंगे, I would have the same website active on another domain. And essentially ये जो apps होती हैं, इनके servers जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर placed होते हैं, और बराह रास्त पाकिस्तान उन servers पे पाबंदी नहीं लगा सकता है. तो इस तरीके के बहुत सारे छोटे मोटे loopholes हैं. I wouldn't say छोटे मोटे, these are essentially very very huge problems जिनकी basis पे you cannot entirely ban these apps. अब आप किसी भी country को you can pick up India, you can pick up Bangladesh. The countries like them are also struggling putting bans on these sort of apps, क्योंकि इनको आप कभी भी 100% बैन नहीं कर सकते, ना ही आप इनको 100% रेगुलेट कर सकते हैं. तो I mean, let me tell you, the gambling industry today is valued at $95 billion, which is a very conservative amount, and it is growing at a rate of 12 to 13% every year. And पिछले साल का ही अगर आप एक स्टैट, बहुत कंजर्वेटिव स्टैट उठा के देखें, तो तकरीबन 2 लाख लोगों को इन एप्स के थ्रू नुकसान हुआ है, जो कि FIA की FIA की कोडेड अमाउंट है. And then almost it's just Pakistanis who've just sent 60 to 70 अरब रुपए जो है उन्होंने इन गैम्बलिंग एप्स के थ्रू बाहर भेजे हैं. तो इनकी ऑपरेशंस को, इनके वर्किंग को आप बैन नहीं कर सकते हैं कभी. बिल्कुल सफीना, आप ठीक कह रही हैं कि हम हुकूमत जो है इनकी वर्किंग को बैन नहीं कर सकती है, वो इतना आसान भी नहीं है. और आपने ये भी बता दिया कि कितने पाकिस्तानियों ने जो अपना पैसा है वो गंवाया. हमें ज़रा ये बता दें आम लोगों के लिए, ताकि वो बड़ी आसानी से समझ सकें और बच सकें नुकसान से, ऑनलाइन ट्रेडिंग और ऑनलाइन जुए में बुनियादी कानूनी फ़र्क क्या है? साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, और लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि कहाँ उन्होंने अपना पैसा डालना है, कहाँ नहीं लगता? देखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड ऑनलाइन गैम्बलिंग में बेसिक फ़र्क यही है कि ट्रेडिंग इज़ लार्जली रेगुलेटेड, इट इज़ मॉनिटर्ड. ट्रेडिंग का बेसिक जो क्राइटेरिया होता है, there is risk assessment, there is a know your customer profile, there is a verification of source of income. Online gambling सिरे से it's not even let me tell you, दुनिया में it's only 60% of gambling platforms are regulated, and Pakistan में not even 1% is regulated. जो आपके online gambling platforms होते हैं, they're not regulated. And when they're not regulated, there's no accountability. और ऑनलाइन गैम्बलिंग आपको, तो सफीना फिर ये अकाउंटेबिलिटी कैसे हो सकती है? क्योंकि यहाँ बैठकर अगर कोई इस तरह से कर रहा है, इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे मुमकिन है? क्योंकि जैसे आप बता भी रही हैं कि यहाँ से रेगुलेट नहीं होते हैं, इसलिए शायद पाबंदी भी उस तरह से नहीं लगाई जाती है. और अगर PTA इस पर एक्शन भी ले ले, या स्टेट बैंक की तरफ से भी पाबंदियाँ हों, कोई कार्रवाई भी कर लो, फिर भी ये ऐप्स वापस आ जाती हैं, तो फिर इनको रोका कैसे जा सकता है? देखिए, रोकने का सिंपल यही तरीका है. इट इज़ in this case prevention is better than cure. People should realize कि अगर कोई आपको क्विक मनी इल्यूजन या इजी मनी का जो है कॉन्सेप्ट वो सेल कर रहा है, पीपल शुड अवॉइड इट इवेंचुअली. क्योंकि पाकिस्तान की मईशत में अगर आपको कोई कहेगा कि 2 घंटे में अपना पैसा डबल कर लो, तो ऑफ कोर्स जो एक सर्टन तबके के लोग हैं जो हु आर हैविंग लिटरली ट्रबल लेटिंग देयर एंड्स मीट एट द एंड ऑफ द डे, वो इस चीज़ में गिव इन करेंगे. इसका सिंपल फिनोमेना ये यू एजुकेट द पीपल, यू मेक देम अवेयर ऑफ व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, एंड कि ये जो ईजी मनी का एक कॉन्सेप्ट है कि 24 घंटे में या 2 घंटे में आपका पैसा डबल हो जाए, दिस इज फॉल्स, दिस इज एंटायरली फेक, दिस इज बेसलेस. और ये सिर्फ आपके पैसे लूटने के लिए, ऐंठने के लिए these apps are working. Of course there needs to be regulation on a larger scale. If there needs to be regulation on a broader scale, there needs to be laws implemented for this, there needs to be a proper brainstorming session that needs to happen for it on how to control this. क्योंकि ज़ाहिर है अगर if high profile cases like these are coming up, इसका मतलब ये कि बहुत ग्राउंड लेवल पे लोग जाके इफेक्ट हो रहे हैं. जरा हमें थोड़ा सा मैकेनिज्म भी समझाइएगा कि इनका तरीकाकार क्या होता है, किस तरह से ये लूटते हैं. देखिए, मैंने आपको सिंपल यही चीज़ बोली है कि लूटने का बेसिक तरीका क्या है. It's an addiction. It's not. I wouldn't even say कि ये जो है this is a habit. This is an addiction. When you are put on a winning streak, और जब आपको इस तरीके से again I would use the word
behavioral engineering. You know, they attract you by telling you कि okay, double rewards, 100% profit guaranteed, or you know, 2 घंटे में पैसे डबल. इस तरीके के जब आप phrases देख लेना, just be aware कि you are. सफीना, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि लालच एक तरह से दी जाती है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा और इंसान अट्रैक्ट हो जाता है. डिजिटल डबल शार टाइप. जी, इजी मनी. जी. और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर ही हर जगह पे ये इन्फ्लुएंसर्स की अगर हम बात करें तो प्रमोट कर रहे होते हैं. आप लोग इजीली कमाना चाहते हैं तो इस ऐप को, जी इस लिंक को खोलें और ऐसा मैंने भी कमाए हैं. वो ये वाली प्रमोशन हम आए रोज देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स की जानिब से हो रही होती है, क्योंकि इनके इतने फॉलोअर्स होते हैं और ये इस तरह की चीज़ें प्रमोट करते हैं. क्या ऐसा होता है? ऐसी ऐप्स हैं जो पैसे भी देती हैं, फ़ौरन से आपने क्लिक किया और आपको पैसे मिल गए? देखें, आई विल टेल यू कि इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वो अपना 60 to 70% रेवेन्यू जो है वो फर्स्ट टाइम लूजर से कमाते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स देयर इन गोज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड, बट जब आप when you go into this winning streak कि जब आपको addiction लग जाती है, then eventually it's not healthy, it's a social harm and you're going to lose the money eventually. जहाँ तक आपने बात की कि there are certain influencers who promote these sorts of apps and everything. देखिए, it's entirely up to everybody's credibility कि वो किस तरीके से किस चीज़ के ऊपर कितना रिसर्च करके उसको आवाम को सेल आउट कर रहे हैं. हमारे पास पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. We follow them religiously, which I believe, to each their own, which I believe is not right to a certain extent, क्योंकि आपको ज़रा अपनी due diligence करनी चाहिए before accepting or following into a trend that somebody popular is offering you. तो ये एक बहुत important aspect है कि इसको consider करना, eventually बहुत important that you cannot just buy anything that your social idols or social influencers are selling you out there. अपनी, they of course get profit. अगर वो इस तरीके की किसी चीज़ को sell कर रहे हैं तो they have a commission out of it. They are getting something out of it. It's not necessary. बिल्कुल, इन्हें कमीशन मिल रही होती है, तभी ये सफीना प्रमोट भी कर रहे होते हैं ये इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. और बड़ी आपने बात की है कि जो ये इजी मनी वाले चक्कर में पड़ते हैं ना कि इजी कम तो होता है, लेकिन फिर स्मूथली गो भी होता है वो उसमें ना ये भी होता है. और जब भी आप देखें, ना सिर्फ ये डिजिटल ऐप्स के जरिए बल्कि कोई फिजिकली भी आपके साथ कर रहा है, तो आप देखें कि अगर कोई चीज़ बहुत आसानी से आ रही है, मतलब मेहनत कम है और फल ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो आपको फौरन अलर्ट हो जाना चाहिए. और उज़ैर, वही बात है कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता. मेहनत से कमाएं आप, और जब मेहनत से कमाते हैं ना, उस कमाई में बरकत भी बड़ी होती है, सुकून भी बहुत होता है. ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है, कोई ऐसा शॉर्टकट ही नहीं है किसी जगह पर पहुंचने का. एडिक्शन है. अपने आप को इन चीज़ों का ना शिकार करें और इन इन्फ्लुएंसर्स की बातें सुन के इस तरह की बेटिंग एप्स को ना तो प्रमोट करें और ना ही इनमें इन्वेस्ट करें. अपनी हक हलाल की कमाई को सही जगह लगाएं. ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. और प्रोग्राम में आप कुछ बात कर लेते हैं फैशन की, और हमारे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसा नौजवान पाकिस्तानी मौजूद है जिसने न सिर्फ यूके बेस्ड मशहूर फैशन ब्रांड 1660 फैशन की बुनियाद रखी, बल्कि अपनी अनथक मेहनत और विजन के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में भी नई मिसाल कायम की है. बस यही नहीं, उन्होंने दुनिया भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए महफूज, इस्लामी और बाएतमाद शादियों के प्लेटफॉर्म भी मुतारिफ करवाए हैं, ताकि मुसलमान नौजवान अपने अहम फैसले एतमाद और आसानी के साथ कर सकें. साथ ही वो ग्लोबल फैशन और डीएमओ और मुस्लिम लंदन के सीईओ भी हैं, और अपनी क़यादत के जरिए ग्लोबल सतह पर फैशन और कम्युनिटी सर्विस दोनों में नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं इल्म लतीफ़ तनवीर साहब. उनसे हम जानेंगे कि उनकी स्ट्रगल, उनका विजन, और ये भी कि कैसे उन्होंने नौजवान पाकिस्तानियों के लिए आलमी सतह पर फैशन और कम्युनिटी की दुनिया में रोशन मिसाल कायम की है. बहुत शुक्रिया इल्म आपके वक्त का, और आपको वेलकम कहते हैं. हमें ये बताइए कि पहले हम फैशन ग्लोबल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ये आपका जो जर्नी है, ये किस तरह स्टार्ट हुआ? आपने कोई बाकायदा फैशन से रिलेटेड एजुकेशन ली, आपने कोई तालीम हासिल की, या पैशन के जरिए आप आए अपने इस काम? अस्सलाम वालेकुम. फर्स्टली आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि मुझे इधर बुलाने का. फ़ैशन का मेरा आप कह लें कि वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. फ़ैशन कम्युनिटी, मुझे फ़ैशन का शौक़ है. फ़ैशन एक इस तरह की चीज़ है कि क्रिएटिविटी आपको शो कराती है, आपकी आइडियाज़ दिखाती है आपको, एंड आप उसके सेल्फ आपकी पर्सनालिटी शो कराती है. सही, नो डाउट. अच्छा इल्म, ये 1660 का आगाज़ कैसे हुआ? इसके पीछे लॉजिक क्या थी? ये सफ़र आपने कैसे शुरू किया? इसके पीछे लॉजिक ये थी कि फर्स्टली बिजनेस करने के लिए आपको कोई क्रिएटिव नाम चाहिए.
एंड 1660 एक ऐसा नाम है इन द क्लोथिंग इंडस्ट्री के हेड स्टैंड करता है कि लोगों को समझ नहीं आती कि इट्स अ प्ले ऑन वर्ड्स, जिस तरह हमने इसको शुरू किया, इट्स अ प्ले ऑन वर्ड्स एंड इट्स गोइंग रियली वेल। अच्छा, ये जो नाम है ये आपने यूनिकनेस की वजह से रखा क्योंकि बिजनेस में आपको तलाश करना पड़ता है नाम, या फिर आपका कोई इसके साथ लिंक भी है जिसकी वजह से आपने ये नाम रखा है इसका? At the time I was 16 जब शुरू हुई थी। तो यानी कि आपका मकसद है 16 साल से 60 तक के उम्र के लोग ये आप फैशन कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक। अच्छा, हम देखते हैं कि आपका ये जो ब्रांड है बड़ा ही माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रहा है, मजबूत पॉलिश नज़र आता है। तो सोशल मीडिया पर आपके जो फैशन ब्रांड्स हैं ये किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं और लोगों को किस तरह से फैशनेबल बना रहे हैं? तो सोशल मीडिया द न्यू जनरेशन, आप कह लें कि हर चीज़ अभी सोशल मीडिया के थ्रू प्रेजेंट होती है। हर एवरीवन के पास मोबाइल फ़ोन है नाउडेज, कंप्यूटर है, तो आप कह लें कि रिटेल भी अभी सोशल मीडिया के ऊपर ही होते हैं। यू कैन बाय थिंग्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, ईबे, बहुत बिग मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप जिस पे ई कॉमर्स होता है, तो वो बहुत मेजर है कि हमारी अप्रोच थी। अच्छा, अपने कुछ चैलेंजेस के हवाले से बताइए। लोग समझ लेते हैं कि शायद बहुत आसान है, ये जर्नी बहुत इजी रही होगी, लेकिन क्या क्या चैलेंजेस आपको दरपेश रहे उनका भी ज़रा जिक्र करें और आपने कैसे उनको ओवरकम किया, आप कैसे कामयाब हुए? तो सबसे आप कह लें कि इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। ये एक इस तरह की चीज़ है कि अगर आप आपका टाइम मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप जो भी आपको दिल कर आप कर सकते हैं, बिकॉज आपका जो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन आपके पास आ रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, योर प्रोडक्ट्स आर वेरी फेमस ऑन अमेज़ॉन, तो उसकी कामयाबी की वजह क्या है? उसकी है फर्स्टली हम एक वेरी ओल्ड ब्रांड है इन द मार्केट। हमारे पास एक वेरी क्रिएटिव आइडिया आया था जिसको हमने हमारे कस्टमर्स वेरी लॉयल हमारे साथ। हम ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड करते हैं। जो DMO भी है मुस्लिम मैरिज प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर भी सबसे मेजर है ट्रस्ट जो हमने बिल्ड की है। अच्छा, तो ये जो Amazon UK पे आपकी बेस्ट सेलर क्या है, क्या प्रोडक्ट है आपके? कैजुअल वेयर, आप कह लें कि टी-शर्ट्स एंड हुडीज। ओके। अच्छा, लंदन की हम बात करते हैं तो लंदन एक फैशन हब है, सभी जानते हैं, और आपका यूनिक होना बहुत ज़रूरी है। कोई डिफरेंट आइडिया आप लेके आएंगे तभी आप जगह बना सकेंगे मार्केट के अंदर। तो पाकिस्तानी ब्रांड ने किस तरह जगह बना ली और जो लोग इस बारे में सोच रहे हैं उनके लिए कितना पोटेंशियल है वहाँ पर? पोटेंशियल तो हर चीज़ के अंदर होता है, लेकिन अगर आप आपकी मार्केटिंग सही करते हो, अगर आप आपकी प्रोडक्ट को पुश करते हो आउट देयर, तो फॉर श्योर देयर इज अ मार्केट आउट देयर कि आप स्ट्रगल नहीं करने लगे। लेकिन आप कह लें कि ट्रायल एंड एरर बहुत ज़्यादा होता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ लोगों को अच्छी लगेगी। सही। अच्छा, हमें अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं कि आप अपना ब्रांड कहाँ तक देखते हैं, क्या आपने प्लान किया हुआ है? तो प्लान मेरा आप कह लें कि सस्टेनेबिलिटी साइड पे है। आप कह लें कि कुछ तो वर्ल्ड अभी सस्टेनेबिलिटी साइड पे जा रही है, तो उस साइड पे फोकस है। अच्छा, आजकल के हम ट्रेंड्स को देखें तो सबसे वर्स्ट फैशन आपको कौन सा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? कोई वर्स्ट फैशन तो आप कह लें एवरीवन के हर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन आप कह लें कुछ मैच जैसा कुछ लोगों ने फुली ओवरसाइज पहना होता है, तो आप कह लें कि समटाइम्स अ बिट टू बैगी हो जाता है। और समटाइम्स स्किनी जीन्स आप कह लें कि वो लॉट ऑफ एक्स मिलती हैं उससे। अच्छा, ये बैगी का हम देखते हैं कि पहले स्टाइल था, लेकिन अब ये दोबारा से जो है वो इन हो गया है, और जो स्किनी है जिस तरह से हम कह रही है कि ये भी चलता था, लेकिन अब इसको बड़ी बुरी नज़र से देखा जाता है, डिस्करेज किया जाता है। ये इतना शिफ्ट किस तरह से आ गया अचानक फैशन के अंदर? फैशन एक वेरी फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट है कि सेलिब्रिटीज़ के ऊपर लॉट ऑफ बेस्ड है। अगर कोई सेलिब्रिटी कुछ इन्फ्लुएंस करता है तो फिर आपको भी वो इंस्पिरेशन आती है कि आप भी उनके जैसे लगे, उनके जैसे इंटरेस्ट करें। ट्रू। अच्छा, ये शादियां करवाने वाला क्या मामला है, ये भी हमें तो ये DMO हमने शुरू किया है, अमोर मीनिंग लव इन फ्रेंच। तो इसका ये हम बेसिकली शादी कराते हैं ऑनलाइन, मुस्लिम फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है हमारा, जो हमने शुरू किया रिसेंटली।
अच्छा, और अब इसका भी आइडिया आप हमें बताएं, ये कि आपको कहाँ से आया? चलें, फैशन का तो हमें समझ आ गया, आप खुद मैरिड हैं नहीं हैं, और बताएं ये किस तरह से आपने शुरू किया काम? अभी तक तो नहीं मैरिड है, लेकिन कोई रिश्ता तलाश करने में मुश्किल हुई हो तो आपके ज़हन में आइडिया आया हो कि यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को? ये मुझे नहीं प्रॉब्लम आ रही है, आप कह लें कि हर एक मुस्लिम जो है पेरेंट्स उनको भी डिफ़िकल्टी आ रही है। हमारी आप कह लें कि अप्रोच ही पेरेंट्स के लिए है, हमने एक दूसरी कंपनीज करती हैं वेरी सिमिलर, लेकिन आप कह लें कि उनकी इस तरह की प्लेटफॉर्म्स बन के कि वो अभी डेटिंग की कंसिडर्ड होती हैं। तो हम एक मुस्लिम फ्रेंडली, पेरेंट्स फ्रेंडली कम्युनिटी रन कर रहे हैं कि सिर्फ मैं नहीं, उसके अंदर आप कह लें कि एक हमारी ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और ये कुछ होने के बावजूद भी रिश्ता नहीं हो रहा, इतनी कंट्रीज में आपने विजिट किया, वो रिश्ते के मकसद के लिए ऐसा ही कुछ? हम जानना चाह रही है, आपने 30 से ज़्यादा मुल्कों का सफ़र किया है, तो कौन सी आपकी तलाश थी जो आपको 30 मुल्कों तक ले गई है, या शौक था ट्रैवलिंग का? शौक था, मैं ट्रैवल अलॉट करता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। आप कह लें कि अभी मैं टर्की से आया था, इस्तांबुल से आया था, मुझे उधर का खाना बहुत अच्छा लगता है। उधर का आप कह लें कि मस्जिद ब्यूटीफुल है, वेरी वेरी नाइस मस्जिद है, आया सोफिया। फिर मेरी सबसे फेवरेट जगह है साउथ अफ्रीका। उधर आप कह लें कि उधर की वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है, उधर की आप कह लें माउंटेन रेंजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत पीसफुल है उधर। पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा आप कह लें लव एंड पीस है, उधर के पीपल भी बहुत वेलकमिंग है। अच्छा, ये जो आपने एक कम्युनिटी डेवलप की है, आप इसे मैरिज ब्यूरो टाइप नहीं कह रहे, आप इसे कम्युनिटी कह रहे हैं जो हमने डेवलप किया डीएमओर के नाम से। इसमें लोग किस तरह से आपके साथ कनेक्ट करते हैं, और फिर क्या कोई आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी हुई है, लोगों के साथ उन्हें रजिस्टर्ड करते हैं और फिर उनकी जो पसंद होती है उसके मुताबिक रिश्ते तलाश किए जाते हैं, क्या तरीक़ाकार? इसके ऊपर एक तो आप कह लें कि हम फर्स्ट सोशल मीडिया के ऊपर है, हमारी एक वेबसाइट है। इसका प्रोसेस इस तरह है कि आपने हमको एक हमारा फॉर्मेट, आपने आपको फर्स्टली आपकी नेम नहीं आइडेंटिफाई होगी, आपकी आप कह लें कि जो प्राइवेसी है वो आपकी विद इन नहीं रहेगी। तो जो आपकी नेम नहीं आइडेंटिफाई होगी, आपकी लोकेशन नहीं आइडेंटिफाई होगा, आपने हमको फॉर्मेट हमारा है जो हमने इस्टेब्लिश किया, आपने उसको फॉलो करना है। एंड आप उसको आप कह लें कि हम एवरी डे हमारे 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसके अंदर हमारी ऑलरेडी कम्युनिटी डेवलप हुई हुई है, हमने उसको बस शेयर करना है। प्राइवेसी आपकी कह लें कि 100% प्रोटेक्टेड है। हम जॉब यानी कि आपकी प्राइवेसी भी रहेगी। तो अच्छा, फीस वगैरह है ताकि लोग इसको सीरियस लें, क्योंकि फ्री हो तो लोग उसको सीरियस नहीं लेते। हमने वैसे हमारी एम तो ये कम्युनिटी के लिए काम करना है, लेकिन जो आप कह लें फीस वाइज है, हमने इस तरह रखा कि वेरी अफोर्डेबल फीस है। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव फीस। आप कह लें कि जितनी भी ऑप्शंस हैं वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बनी हुई हैं, नॉट यूके ऑडियंस। पाकिस्तान की आप कह लें कि इधर इकोनॉमिकली इतनी ज़्यादा इश्यूज हैं, तो आप कह लें कि हमने ये इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, अच्छा, वेस्ट में रहते हुए जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है उसको क्या हर्डल्स हैं अभी रिलेशनशिप के लिए, शादियों के लिए, कितनी परेशानी है? वेस्ट के अंदर आप कह लें कि इश्यूज है, इश्यूज इस तरह के हैं कि नेटवर्क की इशू है कि आप कह लें कि हम पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो ईच अदर के लिए, या इतनी नेटवर्क नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए द राइट रिलेशनशिप। कल्चर डिफरेंस अलॉट है, जो आप कह लें कि बहुत बिग इश्यूज है। उधर कुछ लोगों को उर्दू नहीं आती फॉर एग्जांपल, तो आप कह लें कि इस तरह के इश्यूज स्मॉल हैं कि जो हमको कंसिडर करना पड़ता है एंड पेरेंट्स को भी कंसिडर करना पड़ता है। सही। और वो फिर तलाश कर रहे होते कि पाकिस्तान से कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो इनको बेहतर मतलब एक मुस्तकबिल उनका बन सके, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ बहुत मुश्किल होता है फिर इस तरह से सरवाइव करना। इसी बेस पर फिर यहाँ पे शादियाँ करके वो लड़के ले जाते हैं, फिर लड़कियाँ ले जाते हैं। यही वजह होती है मुस्लिम कम्युनिटी को जो फेस करनी पड़ती है। अच्छा, अब हम फैशन की बात कर लें तो ये ख़वातीन के लिए भी आप डिज़ाइन करते हैं फैशन को लेकर चीज़ें या कपड़े, और मर्दों के लिए भी? जी 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 100%। सही। तो आपके ये जो पार्टनर्स हैं या क्या मतलब आपका विजन क्या है डिज़ाइनिंग को लेकर, फैशन को लेकर?
विजन ये है कि फर्स्टली क्रिएटिविटी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका काम किससे ज़्यादा इंस्पायर है फैशन के अंदर? मतलब नेचर के क्लोज है और किसी भी तरह से किसके ज़्यादा क्लोज है आपका काम? आप क्या ना, हम टूरिज्म स्ट्रीट वेयर के अंदर भी काम करते हैं। हम करते हैं कैजुअल वेयर, हम आप कह लें कि वेस्टर्न मॉडस्ट वेयर भी हम लिटिल बिट करते हैं थोड़ा सा। बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, इसी तरह इसको जारी रखें। और आपने जो इस तरह से कहा ये बड़ा अहम है कि कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है एक्सपेंड करने से पहले, तो इसी तरह कंसिस्टेंट रहें और उसके बाद आप एक्सपेंड भी करेंगे। ऑब्वियसली बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाजरीन, अभी प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का वक्त हो चुका है और उसके बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और यकीनन आज का जो मौजू है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं कि क्या कहीं हम सोशल फोबिया का शिकार तो नहीं है, और वो ये है कि हम लोगों के सामने बात करने से डरते हैं, भीड़ में जाने से बेचैनी सी होती है, या किसी प्रोग्राम में जाने से पहले अजीब सी घबराहट होती है। ये सिर्फ शर्मीलापन नहीं होता है, बाज़ औक़ात ये एक बाकायदा ज़हनी हालत होती है जिसे हम कहते हैं सोशल फोबिया। और आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि क्या सोशल फोबिया वाकई बीमारी है और होता क्यों है, कौन सी अलामात हैं इसकी जो खामोशी से इंसान की पूरी ज़िंदगी को रोक देती हैं। इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। सर, क्या सोशल फोबिया वाकई एक मेडिकल कंडीशन है या ये आम शर्मीलेपन से किस तरह से मुख्तलिफ? देखिए, मैं आपको एक मिसाल से बताता हूँ, एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। मेरा एक पेशेंट था जो ये बाजौड़ एजेंसी से था। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट बॉय। उसकी फैमिली में बहुत ट्रॉमाज आए, दे शिफ्टेड टू पेशावर। उसके बाद उसने बड़े ब्रिलियंट मार्क्स से एफएससी की, ग्रेजुएशन की, बट वो लोगों में मिलता नहीं था, घबराता था। यहाँ कायद आज़म यूनिवर्सिटी में आया, लोगों से घुलता मिलता नहीं था। लाइब्रेरी में 2 बच्चे आके बैठते थे, वो उठ के चला जाता था, और ही वॉज एस्पायरिंग फॉर CSS। तो उसको किसी ने मेरे पास भेजा। जब वो मेरे पास आया तो हमें पता लगा कि जी ये तो सोशल फोबिया है, कि वो 4 लोगों में बैठ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। उसके पीछे जो भी ट्रॉमास थे, माइग्रेशन थी, उसके इलाके में प्रॉब्लम्स थी, जो भी एक मामला था, बहरहाल अभी एक फुल फ्लेज सोशल फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर हमने डायग्नोज किया। कुछ दवाई दी, कुछ उसके साथ मैंने बिहेवियरल थेरेपी के प्रिंसिपल्स पे काम किया, कुछ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के प्रिंसिपल्स पे काम किया, और अब ही इज़ नियर टू अपीयर इन द CSS एग्ज़ाम। और वो प्रेजेंटेशंस भी देता है, कंबाइंड स्टडी भी करता है, लोगों से बातचीत भी करता है। सो जर्नी ऑफ 6 मंथ्स हम एक ऐसे बच्चे को जो 4 लोगों में बैठ नहीं सकता था, लाइब्रेरी में कोई आता था वो उठ के चला जाता था, अब वो कंबाइंड स्टडी कर रहा है, प्रेजेंटेशंस दे रहा है, CSS के एग्जाम में अपीयर हो। तो अगर ये बीमारी नहीं है तो और क्या है, और जो कुछ है उसके लिए दम करा लें आप। अच्छा डॉक्टर उसामा, बिल्कुल आपने ये हाईलाइट की हैं जो बातें, ऐसा होता है और बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे होते हैं और उन्हें आइडिया भी नहीं होता कि ये एक बीमारी है और मैं सफ़र करे जा रहा हूँ, रिश्ते मुतासिर हो रहे हैं, करियर मुतासिर हो रहा है, खुद एतमादी ही नहीं है। तो ये कैसा फिर इन बेचारों का लाइफस्टाइल होता है, कैसे सर्वाइवल इनका मुमकिन हो सकता है? देखिए, अभी आप जो पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे ना कि गैम्बलिंग की भी एडिक्शन हो जाती है जी। तो इसी तरह यहाँ पे जब फोबिया आता है और आप अवॉइडेंस में जाते हैं तो वो अवॉइडेंस की भी एडिक्शन हो जाती है कि आपका कंफर्ट जोन है, आपने शादी पे नहीं जाना, आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी, आपने 4 लोगों में बात नहीं करनी है, आपने कभी भी ग्रुप में परफॉर्म नहीं करना, आपको उससे बेचैनी होती है, आप अवॉइड करना शुरू करते हैं, अपने कंफर्ट जोन के कैप्सूल में आते हैं, फिर उस कैप्सूल में रहने की भी एडिक्शन हो जाती है। फिर आपका दिमाग आपको बाहर जाने ही नहीं देता कि नहीं तुम तो कर ही नहीं सकते। उसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस है जो हम डिस्कस करते हैं। तो फिर आप वो काम नहीं कर पाते और आपकी जिंदगी बिल्कुल महदूद होती जाती है। देखिए, ह्यूमन बीइंग इज ऑल अबाउट कनेक्शंस। अगर आप लोगों में नहीं जा सकते, लोगों में नहीं बात कर सकते, तो आपकी वेल बीइंग तो फिर कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है ना। अच्छा डॉक्टर उसामा, कौन सी ऐसी खामोश इसकी सिम्टम्स हैं और कौन सी इंडिकेशंस हैं जिसे लोग आम बात समझकर नजरअंदाज करते हैं? देखिए, एक तो यह है कि जो नॉर्मल शाय बच्चा होता है ना कि आप उसको कहीं लेके जाएंगे, थोड़ी देर के बाद वो घुल मिल जाएगा। अच्छा, वो अगर बहुत स्ट्रेंजर्स में नहीं काम कर रहा, अपने क्लास फेलोज में कंफर्टेबल होगा, क्लास में सवाल भी पूछेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि अब वो क्लास में जाने को भी तैयार नहीं है। प्रेजेंटेशन, अगले दिन प्रेजेंटेशन है, उसकी हथेलियाँ पसीने से भरी हुई हैं, उसको पेट में दर्द हो रहा है, वो बिल्कुल इनकारी है जाने से। और वो सुबह के वक्त उसने अपने कमरे की कुंडी लगा ली है कि जी आज मुझे कोई बाहर निकाल के दिखाया, आज तो मैं स्कूल या कॉलेज जाऊंगा ही नहीं जी। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी इफेक्ट हो रही है कि बहुत सारी प्रेजेंटेशंस के बगैर, लोगों से बातचीत किए बगैर आपकी डिग्रीज भी नहीं हो सकती, जो एक मेजरेबल पैरामीटर है सक्सेस का ना, हम तो उसी से मेजर करते हैं।
तो फिर जब इतना डिक्लाइन आ जाता है और आप माँ बाप कहते हैं जी तो शाय है, इसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं, ये अपनी विल पावर से ठीक हो जाएगा, तो फिर वो नुकसान बढ़ता चला जाता है और उसकी ज़िंदगी महदूद होती चली जाती है। अच्छा डॉक्टर उसामा, मुआशरती हमारे रवैये किस तरह से इस तरह के लोगों को मज़ीद जो है वो फोबिया का शिकार कर देते हैं? लेट्स सपोज अगर एक इंसान जा भी रहा है, सोशलाइज हो भी रहा है, लेकिन 4 लोगों ने अगर उसकी इंसल्ट कर दी है, तज़हीक कर दी है या उसको ज़हनी तौर पर तकलीफ़ दी है, तो वो दोबारा शायद उस कंपनी में बैठना ही नहीं चाहेगा और वो इस चीज़ का फिर फोबिया का शिकार हो जाएगा, ये डर या खौफ पैदा हो जाएगा उसको। जी देखिए, बहुत सी दफ़ा ना जो आप बात करेंगे ये रीज़न होता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ना हमारे शऊर में नहीं होती, हमारा जो लाशऊर है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें जमा होती हैं। तो बहुत सी दफ़ा एक बच्चे को क्लास 4th और 5th में एक टीचर ने सवाल पूछने पे डांट दिया, या जब वो परफॉर्म कर रहा था लोग हंसना शुरू हो गए, लोगों ने आवाज़ें लगाई, तो उसके अनकॉन्शियस माइंड ने रजिस्टर कर लिया, लिंक कर लिया कि लोगों में बात करने के से हंसी आती है, ठट्ठा आता है, मुझे डांटा जाता है, मेरा मजाक उड़ाया जाता है। तो वो चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग लिंक हो जाती है कि बड़े होके वो एक प्रॉपर सोशल फोबिया डेवलप हो जाता है। फिर फियर ऑफ नेगेटिव एवेल्युएशन आ जाता है कि जी मैं जहां भी जाऊंगा लोग मुझे नेगेटिवली ही एवेल्युएट करेंगे, मैं ठीक काम भी करूंगा तो उसको गलत लिया जाएगा, मैं दुनिया के स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरूंगा। ये नेगेटिव सोचें उसका दिमाग 10 से मल्टीप्लाई करके फिर उसका बिहेवियर गवर्न करता है और फिर सोशल फोबिया के सिम्टम्स आते हैं। डॉक्टर सामा, क्या ये सोशल फोबिया जेनेटिकली भी होता है, मतलब फैमिली में था और आगे भी ट्रांसफ़र हुआ, या फिर ख़ानदान में अगर कोई इस्तराब मौजूद हो तो मसला बढ़ने का इम्कान होता है? जी बिल्कुल, देखिए जब पिछली दफ़ा हमने जब इंट्रोडक्शन दिया था ना एंजाइटी डिसऑर्डर्स का कि हम आगे डिस्कस करेंगे, दिस इज़ वन ऑफ द एंजाइटी डिसऑर्डर्स, तो इसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो है, लेकिन वो जीन सोया रहेगा। जिस तरह एक बीज को जब पानी, धूप और खाद नहीं मिलती तो वो दरख्त नहीं बनता, तो इसी तरह अगर आप में जीन आ भी गया है, उसको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगी तो वो दबा रहेगा, वो बीमारी नहीं बनेगा। लेकिन अगर इन्वायरमेंट भी मिलेगी कि हार्श पेरेंटिंग है, स्कूल में टीचर मारते हैं, बुली वो हो रहा है, हैरास हो रहा है स्कूल में, कॉलेज में, ड्रग्स यूज हो रही हैं, तो फिर सोसाइटी बहुत सख्त होके आ रही है, सोसाइटी के पैरामीटर्स बहुत सख्त हैं, वो एक मदरसे में है जहाँ उसको सुबह शाम को चोटियों से मारा जाता है, तो फिर वो जो बीज है उसको इनफ आप पानी भी दे देंगे, खाद भी दे देंगे, फिर वो बीमारी का दरख्त बन जाएगा। सो याद रखें, इट्स ऑलवेज जीन एंड एनवायरनमेंट। जीन हमारे कंट्रोल में कैसे आ सकता है? खानदान में शादियाँ ना करें, और एनवायरनमेंट की बातें मैंने आपको बता दी। जी, इन्वायरमेंट और सोसाइटी को भी बेहतर होने की ज़रूरत है, अपने बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर उसामा, किन में ज़्यादा रुझान पाया जाता है? क्या ओवर थिंकर भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, हर चीज़ को बहुत सोचते हैं? जी देखिए, एक तो ये यंग लोगों में बहुत होता है, अगेन 18 से 22 साल के बच्चे बच्चियाँ हैं, मेल फीमेल में ऑलमोस्ट इक्वली होता है। मैंने तो वैसे ज़्यादा मेल्स देखे हैं इस जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी, क्योंकि उन पे एक बर्डन बहुत होता है ना परफॉर्मेंस का। सो फिर क्या होता है कि नेगेटिव थिंकिंग भी ना वो एक बीमारी का स्पेक्ट्रम शुरू हो रहा होता है कि आप अपने बारे में गलत सोचते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, आप परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर कई दफ़ा वो रीइंफोर्स होता है कि माँ बाप ने ऐसा जुमला बोल दिया, स्कूल में ऐसा जुमला बोल दिया गया, दोस्तों ने ऐसी बात कर दी, वो और रीइंफोर्स, फिर वो उस नेगेटिव थिंकिंग के साइकिल में फंस जाता है। और वो थिंकिंग फिर हम कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वैसे ही आप बिहेव करते हैं। फिर जब आपने सोचा है कि मैंने लोगों में नहीं जाना, लोगों में बात नहीं करनी, मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, मैं एक फेलियर हूँ, तो आप लोगों में जाने का अवॉइड करते हैं। जब आप अवॉइड करते हैं, घर में बैठ के तसल्ली होती है, चीज़ और रीइंफोर्स होती है, देखो मैंने कितना ठीक किया, मैं नहीं गया, मैं सुकून में हूँ। फिर ये साइकिल शुरू हो जाता है और फिर ये नेवर एंडिंग साइकिल है कि फिर जब इसमें प्रोफेशनल इंटरवेंशन नहीं होती तो मामलात बिल्कुल लोगों की ज़िंदगी रुक जाती है। डॉक्टर उसामा, इस मसले से निकलने में फैमिली का क्या रोल होना चाहिए, आपके दोस्तों का क्या रोल होना चाहिए, लोगों को किस तरह से रेडी होना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अगर कोई शख्स इस तरह का है तो उसे किस तरह से कंफर्ट दी जा सकती है, सपोर्ट किया जा सकता है? देखिए, इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रिवेंशन में कि हमें खानदान में शादियां नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हमें ये करना चाहिए कि लोगों पे नेगेटिव कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए। अपने जजमेंट्स को ज़रा होल्ड करना चाहिए, ज़िंदगी को नॉन जजमेंटल अप्रोच से गुजारना चाहिए, नाउन्स और वर्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी के लिए भी एडजेक्टिव्स नहीं लगाने चाहिए अपनी ज़ात समेत। सो जब ये चीज़ें होंगी, एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगी जिसमें जजमेंट नहीं होगी, रिमार्क्स नहीं होंगे, तो एक अच्छी ग्रोथ आएगी। फिर जब ये बीमारी नज़र आना शुरू हो गई, सो अभी देखें, ये हम लोगों को जो बता रहे हैं, आप इन चीज़ों को रजिस्टर करें कि यार जब बिहेवियर चेंज हो रहा है तो ये किसी बीमारी का हिस्सा हो सकता है, और वो बीमारी जितनी जल्दी इलाज हो जाए, क्योंकि जब बीमारी आ गई फिर अब आप घर वाले नहीं कर सकते सपोर्ट, फिर सपोर्ट यही है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लेंगे।
घर वालों की सपोर्ट थी कि जब बीमारी की लाइन क्रॉस नहीं हुई थी तो तब उन्होंने वो सारे काम करने हैं। जब बीमारी आ गई फिर आपका काम यह है कि जल्दी उसको आप हेल्थ प्रोफेशनल के पास भिजवाएं। डॉक्टर उसामा, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ सारे पॉइंट्स रख दिए और मर्दों में आपने कहा कि ये ज़्यादा रुझान पाया जाता है। मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं जिनमें शादी न करना और शादी के लिए फोबिया होता है। ये भी एक सोशल फोबिया ही है जी। अच्छा, एक तो जो सोशल फोबिया का डायरेक्ट पार्ट ये है कि लोग अपनी शादी की डेट आगे बढ़ाते जाते हैं क्योंकि उनको शादी पे स्टेज पे बैठने का फोबिया होता है, लोगों के दरमियान में इंटरेक्ट करने का फोबिया होता है। तो ये तो वो डायरेक्टली सिम्टम है जिसके लिए बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जी 2 हफ्ते के बाद मेरी शादी और मैं स्टेज पे नहीं बैठ सकता, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन सकता, मैं मूवी नहीं बनवा सकता। तो ये तो एक डायरेक्ट पार्ट है। और दूसरा जो आप बात करेंगे, देखें वो तो एक पूरा एक डिफरेंट सेट ऑफ टॉपिक है जिसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस भी करेंगे कि शादी को लेके भी बहुत सारे खौफ डाल दिए जाते हैं जिसमें से कुछ ओरिजिनल। जिस तरह मैं अपने हर पेशेंट को बताता हूँ भाई शादी एक मेहनत है, शादी ऑटो पे कामयाब नहीं होती। तो अब इसको आप पॉजिटिवली परसीव करके मेहनत स्टार्ट करें या नेगेटिवली परसीव करके ओवर थिंकिंग में चले जाएं, जी मैं तो मेहनत कर ही नहीं सकती तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो ये एक पूरा सेपरेट मौजू है जिसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये सोशल फोबिया जिस तरह से हम डिस्कस करें, इसका मौसर इलाज क्या है? किन थेरेपीज या तरीकों से हम इसका इलाज कर सकते हैं या अद्वियात ऐसी दी जाएं जो मरीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं? अगेन बायो साइको सोशल बहुत सेफ दवाइयां हैं जो एक गोली जाती है 3 से 6 महीने तक, तो आपके लिए फिर थेरेपी करना आसान हो जाता है। अगर माइल्ड फोबिया है तो हम डायरेक्ट थेरेपी पे आते हैं, हम दवाई नहीं देते। लेकिन अगर मॉडरेट टू सिवियर फोबिया है जिसमें बिल्कुल जिंदगी रुकी हुई है तो उसमें फिर हम स्टार्ट दवाई से करते हैं। 2 से 3 हफ्ते दवाई जाती है, ओवरऑल एंजाइटी कम हो जाती है। फिर हम थेरेपी पे आते हैं, CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बिहेव करेंगे। अभी चूंकि आपकी सोच नेगेटिव है अपने बारे में, लोगों के बारे में, तो आपकी सोच की नॉब्स घुमानी पड़ेंगी। प्रॉपर वर्कशीट बेस्ड टाइम बाउंड थेरेपी होती है। आपकी सोच बदलेगी तो आपका बिहेवियर भी बदल जाएगा, आपकी अवॉइडेंस भी कम हो जाएगी, आप जिंदगी में आ जाएंगे। फिर घर वालों को एजुकेट करते हैं कि बहुत सी दफा वो उसके काम ठीक है तुम ना करो, हम तुम्हारी जगह प्रेजेंटेशन। ये बिहेवियर है जो उनकी बीमारी को और पक्का करेगा। डरते क्यों हो? अपना चेहरा अपने खौफ के अंदर देखो। So we have to face the fear with scientific support, और उससे फिर ये बीमारी। और मैंने सुना आपको हमने स्टार्ट ही एक सक्सेस स्टोरी से किया था कि एक 8-10 साल का फोबिया जिसपे पीछे बहुत सा ट्रॉमा भी था, वो हमने कुछ दवाई और CBT के जरिए 3 महीने में वो CSS की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बात, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा आपके वक्त का। और बहुत अब आप देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको तरह तरह का फोबिया होता है। सोशल फोबिया जिसकी बहुत बड़ी मिसाल है, उसके बाद हाइट फोबिया, पानी का फोबिया, ये इतने सारे फोबियाज हैं, लिफ्ट का फोबिया। ये डिस्कस करें, डर को फेस करें और यही इसका बेहतरीन हल है। लेकिन साइंटिफिक सपोर्ट भी जो है वो भी होनी चाहिए, प्रोफेशनल सपोर्ट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना और अपने प्यारों का जनाब ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।